हाय एवरीवन, जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मई 2024 का सीए इंटर का लॉ का पेपर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। वी नो दैट हमारे सब्जेक्ट में दो पार्ट्स होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड एक मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस वाला। The first part is of multiple choice questions 30 marks and the second part descriptive paper जो हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 of your loss पेपर। पार्ट 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है एंड हियर इज द फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन। MNO Limited has following equity share capital. Class 1 equity share capital 3 lakh equity shares of rupees 10 each. One voting right for every one share. ये 3 लाख शेयर्स ऐसे थे जहां पे 1 शेयर पे 1 वोट था एंड टोटल कैपिटल इज 30 लाख। Then there is another class of capital, equity share capital, 50,000 shares of rupees 10 each, one voting right for every 5 shares. 50,000 के इक्विटी शेयर्स थे जिन पे वोटिंग राइट किस हिसाब से थे, वन वोटिंग राइट फॉर एवरी 5 शेयर्स। दैट मीन्स टोटल 10,000 वोटिंग राइट्स हैं इन शेयर होल्डर्स को। मतलब ये डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स हैं। ₹5 लाख। At the time of issue, company had fulfilled all the conditions related to issue of equity share capital, means each and every condition was met. The company wants to vary the voting rights of class 2 equity shares, means class 2 shareholders के voting rights को change करना चाह रही है company. Vary means change. One voting right for every 5 shares to one voting right for every 10 shares. मतलब उनके voting rights को और कम किया जा रहा है। 10 शेयर्स पे 1 वोट मिलेंगे। पहले कितने शेयर्स पे 1 वोट मिल रहा था? 5 शेयर्स पे 1 वोट। अब कितने पे मिल रहा है? 10 शेयर्स पे 1 वोट। The company's memorandum and articles have given the company the power to make variation. कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में ये वेरिएशन करने की पावर्स दी हुई है। The holders of 40,000 equity shares have given their consent in writing for this variation. 50,000 शेयर्स में से जिन लोगों के पास 40,000 शेयर्स हैं उन्होंने इस वेरिएशन की परमिशन दे दी है। ओके, परमिटेड फॉर वेरिएशन। आउट ऑफ डिसेंटिंग होल्डर्स, डिसेंटिंग मीन्स दे आर नॉट गिविंग कंसेंट, दे आर ओपोजिंग और ऑब्जेक्टिंग, मतलब ये लोग अगेंस्ट है इस डिसीजन के, जिनके पास 4,500 शेयर्स हैं। दे वांट टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द कंपनीज एक्शन। ये लोग नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना चाहते हैं। Examine with reference to relevant provisions of Companies Act 2013 whether a company can change the rights of its shareholder, पहला सवाल है। दूसरा, whether the dissenting shareholders can apply to the tribunal. So friends, a very easy question that was asked for 5 marks. सबसे पहले वेरिएशन करना अलाउड है अगर ये वेरिएशन की पावर आपके मेमोरेंडम या आर्टिकल में दी हुई हो और जो जिस टर्म्स पे आप शेयर्स इशू करें उस टर्म्स में कोई प्रोहिबिशन नहीं हो वेरिएशन से रिलेटेड, तो कंपनी वेरिएशन कर सकती है। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और वेरिएशन करने के लिए कंडीशन ये है कि जिन लोगों के पास 75% जितने शेयर्स हैं वो लोग एग्री कर ले तो वेरिएशन किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास 40,000 शेयर्स जितने लोगों ने एग्री किया, मतलब जिनके पास 80% शेयर है, 50,000 का 80% करोगे 40,000 शेयर्स आएंगे। तो जिनके पास इतने शेयर्स हैं उन लोगों ने एग्री कर लिया, तो दैट सिंपली मीन्स दैट कि यहाँ पे वेरिएशन अलाउड है। हमें तो 75% ऑफ द इक्विटी शेयर्स चाहिए बट 80% इक्विटी शेयर्स के होल्डर्स ने एग्री कर लिया है, सो यस, वेरिएशन इज अलाउड। नाउ द सेकेंड पॉइंट हियर इज वेदर डिसेंटिंग शेयर होल्डर कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। डिसेंटिंग मतलब जो लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं। यहाँ पे प्रोविजन कुछ ऐसा है कि जिन लोगों के पास एटलीस्ट 10% इक्विटी शेयर्स हो वो लोग ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं विद इन 21 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे 10% शेयर्स है क्या? टोटल शेयर्स हैं आपके 50,000 इक्विटी शेयर, उसमें से 4,500 शेयर्स के होल्डर्स जो हैं वो डिसेंटिंग है, मतलब ये लोग ट्रिब्यूनल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मिनिमम आपके पास 5,000 शेयर्स होने चाहिए तब जाकर आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर पाएंगे।
सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन इजीली। ये आपके चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का क्वेश्चन, जिसमें से 5 मार्क का एक काफी डायरेक्ट सवाल पूछा गया। कभी कभी बैलेंस शीट देखकर हम लोग घबरा जाते हैं, बट घबराना नहीं चाहिए न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन से। समटाइम्स द क्वेश्चन इन रियलिटी इज वेरी इजी। लेट अस हैव अ लुक at how to write the answer for this question. Question number 1 का part number A. As per the provision of Companies Act 2003, where the share capital is divided into different class of shares. हमने देखा यहाँ पे capital divided थी class 1 and class 2 में. The rights attached to the shares of any class may be varied as per the following rules. So किसी भी class of holders के rights को हम क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं. But before such variation, the company needs to obtain prior approval from company को approval लेनी पड़ेगी. The shareholders having 3/4 shares of such class, मतलब जिनके पास 3/4 शेयर हो, 75% शेयर्स हो, उतने होल्डर्स अग्री करें, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? द वोट्स इन फेवर should be 3 times of vote casted against. Provided that if variation by one class affects the right of any other class, अगर एक क्लास के राइट्स को आप चेंज करें और उससे दूसरी क्लास भी अफेक्ट होती है, then the consent of 3/4 of such other class of shareholders shall also be obtained. तो फिर उन दूसरी क्लास के शेयर होल्डर्स की भी हमें कंसेंट लेनी पड़ेगी. ये तो ठीक है, यहाँ पे हम वोटिंग राइट्स रिड्यूस कर रहे हैं. अगर हम यहाँ पे वोटिंग राइट्स इंक्रीज कर देते क्लास 2 के, तो ऑब्वियसली क्लास 1 के शेयर होल्डर्स अफेक्ट होते उस चीज से. तो उस सिचुएशन में हमें क्लास 1 के शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल लेनी पड़ती. एनी सच वेरिएशन कैन बी मेड ओनली व्हेन द पावर ऑफ वेरिएशन इज कंटेन्ड. आप वेरिएशन कब कर सकते हो? जब ये पावर आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में दी गई हो वेरिएशन की, एंड टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ दीज शेयर्स डू नॉट रेस्ट्रिक्ट या प्रोहिबिट वेरिएशन. जिन टर्म्स पे आपने शेयर्स इशू किए हैं, वो टर्म्स में वेरिएशन से रिलेटेड कोई प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए. राइट टू अपील. An appeal can be submitted to tribunal by the shareholder who is not willing to provide his consent and hold at least 10% of shares of this class. 10% के shares जिनके पास है, वो लोग ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं within 21 days of variation. Such appeal shall be submitted to the court within 21 days of variation. Variation से 21 days में आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो. ओके, कोर्ट और ट्रिब्यूनल. नाउ दैट इज द एंटायर प्रोविजन फॉर यू. प्रोविजन में आपको क्या क्या लिखना है कि वेरिएशन कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, और इसके अलावा जो लोग डिसेंटिंग है उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है. ये आपका कंप्लीट प्रोविजन है, तभी आप आपके 2 कंक्लूजन्स प्रिपेयर कर पाएंगे. फैक्ट्स ऑफ द केस हमने क्वेश्चन से ही उठाए हैं कि कंपनी की 2 तरह की कैपिटल है. 3 लाख शेयर 10 रुपीज ईच. 1 शेयर 1 वोट वाले हैं. 50,000 शेयर 5 शेयर 1 वोट. कंपनी चेंज करना चाह रही है राइट ऑफ क्लास 2 शेयर बाय गिविंग 1 वोटिंग राइट ऑन 10 शेयर्स. कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम में ये परमिशन दी हुई है. 40,000 शेयर्स जिनके पास है, उन्होंने वेरिएशन की कंसेंट रिटर्न फॉर्म में दे दी है कंपनी को. होल्डर्स ऑफ 4,500 शेयर्स वांट टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द वेरिएशन. नाउ द फर्स्ट कंक्लूजन हियर इज, according to above provision, it can be concluded that company can vary the rights of class of shareholders provided consent of holders having 3/4 of such classes received or a special resolution is passed and it is authorized by articles or memorandum. In the present case, holders of 40,000 shares agreed, which is 80% of the total capital. Hence, this variation is valid. ये variation तो valid है क्योंकि हमें 3/4 चाहिए. 3/4 means 75%. But यहाँ पे 80% लोगों ने agree कर लिया, तो ये variation valid है. Now the second conclusion, dissenting holders won't be able to apply to the tribunal. Since they are less than 10% shares of that class, they are holding, यहाँ पे एक word missing है, they are holding less than 10% shares of that class. For applying to tribunal, holders of at least 5,000
शेयर शुड अग्री। जिनके पास कम से कम 5,000 शेयर्स हो वो लोग एग्री करें तो आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो। In this case, dissenting holders are holding 4,500 shares only, which is less than requisite number. क्योंकि यहाँ पे होल्डर्स के पास सिर्फ 4,500 शेयर्स हैं, तो वो लोग तो ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। काफी आसान सवाल फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 4। Now let us look at the second part, part number B of question number 1। ये भी हमें कंपलसरी ही क्वेश्चन करना है। BBQ Limited with its registered office in Hyderabad has two branch offices, one located in Delhi and other in London। दो ब्रांच ऑफिस, एक दिल्ली में है दूसरी लंदन में है। The counting transactions of branches are recorded and all books of accounts are maintained in the branches। ब्रांचेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग ब्रांच ऑफिस पे हो रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच पे मेंटेन हो रहे हैं वहां के। द ब्रांच अकाउंटेंट ऑफ दिल्ली ब्रांच सेंट मंथली and the branch accountant of London branch sent quarterly summarized trial balance, profit and loss and balance sheet to the Hyderabad office। जो ब्रांचेस से रिटर्न्स आते हैं समराइज रिटर्न्स, सो यहाँ पे दिल्ली जो ब्रांच है, इंडिया वाली ब्रांच है, वो मंथली बेसिस पे भेजती है और जो लंदन वाली ब्रांच है वो क्वार्टरली बेसिस पे P&L बैलेंस शीट कहाँ भेज रही है, हैदराबाद ऑफिस पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। One of the assistant of audit team, Mr. Naveen, raised the issue that branches of the company maintain its books and records at branches, so it defaults on not maintaining proper books of accounts at registered office। यहाँ पे ऑडिटिंग असिस्टेंट का ये कहना है, नवीन का ये कहना है कि ये कंपनी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करी है, क्योंकि ये बुक्स को ब्रांचेस पे मेंटेन करी है, सो ये डिफॉल्ट कर रही है फॉर नॉट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट रजिस्टर्ड ऑफिस। दिस इज फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड। वैसे तो लॉ बोलता है कि आप ब्रांच के बुक्स ब्रांच पे मेंटेन कर सकते हो और क्वार्टरली रिटर्न हेड ऑफिस पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेज सकते हो। सो ये जो इशू है, ये जो रेस किया गया इशू है, ये तो गलत है। Mr. Naveen further objected to the fact that London branch sent their summarized return on a quarterly basis instead of monthly basis। अब नवीन का एक और ऑब्जेक्शन है कि जो लंदन वाली ब्रांच है जो क्वार्टरली P&L बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस भेज रही है, इनको मंथली बेसिस पे भेजना चाहिए, क्वार्टरली बेसिस पे नहीं। You are requested to analyze and decide the validity of both the objection of Mr. Naveen relating to place of maintaining books of accounts and sending summarized return thereof। आपको एनालाइज करना है कि नवीन के ये ऑब्जेक्शंस कितने सही है। टू द रजिस्टर्ड ऑफिस बाय द ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ पे हमें हमारे प्रोविजन में सब कुछ लिखना है, जैसे हम रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स मेंटेन करते हैं सेम वे में ब्रांच ऑफिस पे भी मेंटेन होने चाहिए। सेम वे में होने चाहिए इसका मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो। ब्रांच ऑफिस पे भी ट्रांजेक्शन्स जो भी होते हैं एक्रुअल बेसिस पे एंटर किए जाने चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसके अलावा जो भी ब्रांच ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी है वो समराइज रिटर्न्स जो हैं वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे आने चाहिए। अब ये समराइज रिटर्न कब आने चाहिए, तो क्वार्टरली बेसिस पे, हर 3 महीने में एक बार। क्वार्टरली बेसिस पे समराइज रिटर्न्स रिसीव होने चाहिए, ये पूरा हम प्रोविजन में मेंशन करेंगे। फिर हम फैक्ट्स लिखेंगे कि बीबीक्यू लिमिटेड की कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद में है, दिल्ली और लंदन में ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस की बुक्स वहां पे ही मेंटेन हो रहे हैं। दिल्ली ब्रांच मंथली बेसिस पे रिटर्न्स भेज रही है, लंदन वाली ब्रांच क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न्स भेज रही है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑडिट टीम के एक पर्सन है मिस्टर नवीन असिस्टेंट, उनका ऑब्जेक्शन यहाँ पे रेज होता है कि कंपनी जो है डिफॉल्ट कर रही है और लंदन वाली ब्रांच को मंथली बेसिस पे रिटर्न्स भेजने चाहिए। देन हम कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे जो ऑडिटिंग टीम के असिस्टेंट का जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया है वो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुक्स ब्रांच ऑफिस पे मेंटेन हो सकती है फॉर द ट्रांजेक्शंस हैपेंड एट ब्रांचेस। दूसरी चीज जो समराइज रिटर्न्स है वो क्वार्टरली बेसिस पे रिसीव होने चाहिए, जो कि यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, तो लंदन वाली ब्रांच के साइड से कोई डिफॉल्ट नहीं है। So let's check out the answer here. As per section 2,
Clause 13. Books of accounts includes records maintained in respect of sum of money received, expended, assets, liabilities, sale, purchase, goods and service, items of cost as may be prescribed under section 148. Now, books of branch, section 128, subsection 2. Where a company has a branch office in India or outside India, it shall be deemed to have complied with provisions of subsection 1 if proper books of account relating to transaction effected at branch office, मतलब जो transaction branch office पे हुए हैं, they are kept at that office, मतलब उससे related books वहीं office पे रखी है, and proper summarized returns periodically are sent by the branch office to the company at registered office or other place referred to in subsection 1. Such summarized returns shall be sent quarterly to the registered office and shall be kept open for inspection by directors. ये जो समराइज रिटर्न है क्वार्टरली बेसिस पे रजिस्टर्ड ऑफिस पे आने चाहिए एंड एनी डायरेक्टर कैन इंस्पेक्ट इट. Such books shall be kept on accrual basis according to double entry system of accounting. जो बेसिक चीजें हैं वो ब्रांच ऑफिस पे भी हमको फॉलो करनी रहेगी. सो हमने ये बता दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होता है, जितना पैसा खर्च किया है आया है उसकी डिटेल, असेट्स लायबिलिटीज की डिटेल, सेल्स एंड परचेज की डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड आइटम्स ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड सेक्शन 148 में दिए गए हैं, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. Now the question states that BBQ having registered office in Hyderabad. It is having two branches, एक दिल्ली में है, another in London. Delhi branch sent monthly returns while London branch sent quarterly returns. Delhi ने monthly returns भेजे, London ने quarterly returns भेजे. Mr. Naveen objected that company is maintaining books at branch, so it's defaulting the provision of keeping books at registered office. And he further objected that London branch should send monthly returns. दोनों ऑब्जेक्शन यहाँ पे गलत है ऑडिटिंग असिस्टेंट के. The objection of Mr. Naveen is not valid in this case as a company can maintain proper books of account relating to transactions affected at branch office. At that office and a branch outside India can share summarized returns on quarterly basis. ये यहाँ पे नवीन का कहना गलत है क्योंकि बुक्स जो है ब्रांच की ट्रांजेक्शन्स की बुक वहीं पे मेंटेन हो सकती है और अगर आपकी कोई ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो वो समराइज रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे भेज सकती है, दैट इज वैलिड. सो यहाँ पे किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं है कंपनी के पार्ट में, प्रोवाइडेड द बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन एक्रूअल बेसिस एंड डबल एंट्री सिस्टम. So that is another a very easy and direct question from your chapter number 9. Now the next question in the line is based on Foreign Exchange Management Act. Mr. L was employed as a fashion designer in Elegant Textile Limited, public limited company in Gurugram, India during the financial year 2023-24. 23-24 वाला जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 वाला जो ईयर है. He had efficiently provided his services for 183 days during the above said period. On 1st April 2024, Mr. H, the human resource manager of Jeff Fashion Limited, Paris, a foreign country, offered him a better employment opportunity in such company. So यहाँ पे क्या हो रहा है? He had provided his services for 183 days during the above period. मतलब 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक वो पर्सन इंडिया में 183 डेज तो रहा है, कम से कम 183 डेज इफेक्टिवली उसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है. अब 1 अप्रैल 2024 को क्या होता है, तो 1 अप्रैल को मिस्टर एच ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है जेफ फैशन पेरिस की कंपनी है जो यहाँ पे मिस्टर एल को एक बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है. ऑन 2 अप्रैल एल लेफ्ट इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट. 1 अप्रैल 2024 को ऑफर आया बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी का और 2 अप्रैल को ये रवाना हो जाते हैं पेरिस के लिए एज ए प्रोडक्शन कंट्रोलर एट जेफ फैशन लिमिटेड इन पेरिस. On 30 April 2024, he flew back to India for a 10-day family vacation in Manali, India. और 30 अप्रैल को ये वापस आता है इंडिया में. किस लिए? 10 डेज का फैमिली वेकेशन के लिए. सॉरी, नॉट फैमिली वेकेशन, 10 डेज फैमिली फंक्शन के लिए.
In the light of provision of Foreign Exchange Management Act, elucidate the residential status of Mr. L on his return for attending the family function on 30th April 2024. So basically friends, the provision is अगर आप इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो तो आप हमारे लिए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाते हो। अब वो 2 अप्रैल को इंडिया छोड़ कर गया, मतलब 3 अप्रैल से, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर गया तो वो मेरे लिए क्या हो गया 3 अप्रैल से अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अगर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वेकेशन या अनसर्टेन पीरियड के अलावा किसी और चीज के लिए आ रहा है तो वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही रहेगा। अब देखो वो जो 10 दिन के लिए आ रहा है, क्या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा था? नहीं। क्या वो बिजनेस वेकेशन के लिए आ रहा था? नहीं। क्या वो अनसर्टेन पीरियड के लिए आ रहा था? नहीं। अब वो 10 दिन के लिए फैमिली फंक्शन अटेंड करने आया है तो यहाँ पे मुझे वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वेकेशन या अनसर्टेन पीरियड के लिए नहीं आया है। सो दैट वुड बी माय फर्स्ट आंसर। In case instead of function, he joins an employment in Indian company after arriving 30th April. अगर वो फैमिली फंक्शन नहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आता तो क्या वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया रहता? द आंसर वुड बी नो। उस केस में फिर वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बन जाता, क्योंकि आप इंडिया में किस लिए आ रहे हो? जॉब के लिए आ रहे हो। सो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हमें प्रोविजन लिखने पड़ेंगे PRI और PROI के। PRI और PROI क्या है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है? जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहा हो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वेकेशन या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए जाता है तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है। फर्दर अगर कोई पर्सन इंडिया में आता है एक्सेप्ट फॉर EBU तो वो भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है। मतलब अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हो इंडिया में, बिजनेस वेकेशन के लिए आ रहे हो या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए आते हो तो हम आपको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का स्टेटस देंगे, अदरवाइज यू विल बी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। काफी बढ़िया सवाल। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से न्यूली एडेड चैप्टर इन द अदर लॉस। लेट अस हैव अ लुक एट द आंसर इन दिस केस। So here is the provision according to Section 2 of Foreign Exchange Management Act 1999. Person resident in India means a person residing in India for more than 182 days during the course of preceding financial year. जो पिछले साल इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रहा हो। तो यहाँ पे 183 डेज रहा था वो पर्सन। However, it does not include a person who has gone out of India or stays outside India for employment outside India. पर अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है और फॉर एनी अदर पर्पस इन सच सर्कमस्टांसेस एज वुड इंडिकेट इज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड के लिए जाता है, यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, और फॉर कैरिंग एनी बिजनेस और वेकेशन, या फिर वो बिजनेस और वेकेशन के लिए जाता है तो वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं माना जाता है। और हमारे एग्जाम्पल में इट वॉज क्लियर कि वो पेरिस जॉब के लिए गया था। Further, a person who comes to India for employment in India or for any other purpose in such circumstances as would indicate his intention to stay in India for uncertain period shall be considered as resident. अगर कोई पर्सन इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है या बिजनेस वोकेशन के लिए आ रहा है या फिर अनसर्टेन पीरियड के लिए आ रहा है तो उसे हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मान लेंगे, PRI मान लेंगे। ठीक है। नाउ फैक्ट्स ऑफ द केस जो हमने क्वेश्चन से ही उठाए हैं। Mr. L was appointed as fashion designer in Elegant Textile Limited. He provided its services for 183 days during 23-24. On 1st April 24, he left India to join a job of manager of Jeff Fashion Limited, Paris, a foreign country, for better employment opportunity. On 1st April, he didn't left. On 2nd April. So on 2nd April, he left India for taking up employment, and on 30th April, he flew back to India to attend a family function for 10 days in Manali. According to above provision, it can be concluded that Mr. L shall be considered as a person resident outside India, as he returns India otherwise than for employment, business or vacation or uncertain period. मीन्स वो इन 3 पर्पस के लिए इंडिया में नहीं आया है।
हम चाहे तो यहाँ कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं दैट ही केम फॉर इंडिया फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ 10 days टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन इन मनाली। तो उसे तो हम रेसिडेंट इन इंडिया नहीं मानेंगे, ठीक है। Now, in case instead of vacation he flew back to India for the purpose of employment, he would have been considered as a person resident in India. तो उसे हम person resident in India मान लेते हैं। बट यहाँ पे मुझे conclusion में एक line add करनी है first point में। The first point should be here is since Mr. L flew outside India for taking up employment in Paris, so he shall be considered as person resident outside India फ्रॉम 3rd अप्रैल, क्योंकि 2nd अप्रैल को वो गया था तो 3rd अप्रैल से वो क्या हो जाएगा, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि अगर वो इंडिया में आता है उस पर्पस के लिए तो उसे हम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही मानेंगे। पर हाँ, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आता तो हम उसे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मान लेते हैं। परफेक्ट आंसर इज हियर फॉर यू। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। रेस्ट क्वेश्चंस जो होते हैं हमें उसमें चॉइस मिलती है, 4 में से 3 क्वेश्चंस हमें आंसर करने होते हैं, ठीक है। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आंसर द फॉलोइंग क्वेरीज। 5 मार्क का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द टाइप ऑफ रेजोल्यूशन टू बी पास्ड ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस टू whom an offer by private placement in a financial year be made? डायरेक्ट सवाल बेस्ड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज से। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है और मैक्सिमम आप 200 लोगों को ऑफर कर सकते हो। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। आपको यहाँ पे जो है अलॉटमेंट करना होता है 60 डेज में। अगर आप 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं करते हो तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको पैसा रिफंड करना है। अगर आप नेक्स्ट 15 डेज में पैसा रिफंड नहीं करते हो तो आपको वो अमाउंट फिर इंटरेस्ट के साथ पे करनी होगी एंड इंटरेस्ट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 days। In the case shares were allotted within requisite allowed time, when can the company start utilizing the funds received by it from such private placement? अगर आपने शेयर्स टाइमली अलॉट कर दिए हैं तो आप वो पैसा कब यूज कर सकते हो? तो द थिंग इज दैट व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड तो उसके 15 दिन में आपको पास 3 करके एक रिटर्न फाइल करना होता है रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास रिटर्न फाइल होने के बाद आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हो। और डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, काफी आसान सवाल है ये। So here is the answer for us. A special resolution is required to be passed for private placement, and an offer for private placement can be made to maximum 200 persons in a financial year. 200 लोगों के लिए आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। एड ऑन हो सकता है कि ये जो 200% की लिमिट है ये अलग अलग सिक्योरिटी वाइज काउंट होगी। फॉर डिफरेंट सिक्योरिटीज द लिमिट शैल बी काउंटेड सेपरेटली, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर्स आप अलॉट करो तो इक्विटी शेयर्स के लिए 200, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 200, डिबेंचर्स के लिए 200। सो दिस लिमिट शैल बी काउंटेड सेपरेटली फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज दैट यू कैन ऐड। ये हम एड ऑन यहाँ पे डाल सकते हैं। If the company is not able to allot the securities within 60 days, then the company shall repay the application's money to the applicants within next 15 days. 60 days में allotment नहीं होता है तो 15 दिन में आपको पैसा लौटाना है। If the company fails to repay the application money within 15 days, the company shall be liable to pay interest of 12% per annum from expiry of 60th day. अगर कंपनी एप्लीकेशन मनी रिपे नहीं कर पाती है 15 दिन में तो कंपनी इज लायबल टू पे द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 60 डे। 60 डे एक्सपायर होने के बाद आपको 12% पर एनम का क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। ओके, नाउ इफ द शेयर्स आर अलॉटेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब अगर 60 डेज में अलॉटमेंट हो जाता है
Then the company can start utilizing fund only after the return of allotment has been filed with the registrar. हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं return of allotment है pass 3 shall be filed within 15 days of allotment of shares. Now that is a simple and direct question based on private placement. इसको थोड़ा एनहांस करने के लिए हम स्टार्टिंग में ये बता सकते हैं व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट, जहाँ पे हम स्पेसिफाइड नंबर से सिक्योरिटीज इश्यू करके पैसा रेज करते हैं, उसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं. प्राइवेट कंपनीज पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती हैं, दे कैन रेज मनी ओनली थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट. पब्लिक कंपनीज कैन ऑल्सो रेज मनी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट. और फिर हम इस तरह से पॉइंट्स लिख सकते हैं, 3 पार्ट्स में आंसर कर सकते हैं. In the circumstance where Mr. M and Mr. P, joint holders of Parimal Private Limited, holding 500 equity shares, have conflicting view on one special business. एक चीज डिस्कस हो रही है मीटिंग में जिसपे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू है जॉइंट होल्डर्स के मिस्टर एम और पी के, रिलेटेड टू द प्रपोज चेंजेस इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. एम इज एंडोर्सिंग द रेजोल्यूशन, मतलब एम जो है वो इस रेजोल्यूशन के फेवर में है. एंड पी इज डिसेंटिंग, डिसेंटिंग मीन्स अगेंस्ट में है पी जो है वो. डिटरमाइन द प्रोसीजर फॉर कास्टिंग द वोट इन इवेंट ऑफ सच ए सिचुएशन एज पर गाइडलाइन आउटलाइंड इन द कंपनीज एक्ट 2013. छोटी सी जगह से आया हुआ सवाल, चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. जनरली क्या होता है जॉइंट होल्डर्स में, द वोट्स मस्ट कॉन्कर. वोट्स मस्ट कॉन्कर का मतलब दोनों जो जॉइंट होल्डर्स का ओपिनियन है वो सेम होना चाहिए. अगर उनके ओपिनियन में डिफरेंस है तो जिस पर्सन का तो वोट जो होगा वो सीनियोरिटी के बेसिस पे तय होगा. फिर आपको लिखना पड़ेगा सीनियोरिटी का मतलब जिसका नाम रजिस्टर में पहले अपीयर होगा वो पर्सन का वोट कंसिडर किया जाएगा. अगर रजिस्टर में एम का नाम पहले है तो हम मान लेंगे कि ये वोट फेवर में है. अगर रजिस्टर में पी का नाम पहले है तो हम मान लेंगे कि ये वोट अगेंस्ट में है. सो जॉइंट होल्डर्स में यूजुअल थिंग इज दैट देयर वोट्स मस्ट कॉन्कर, देयर ओपिनियंस मस्ट कॉन्कर. अगर कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है तो सीनियोरिटी के बेसिस पे हमें वोटिंग डिसाइड करनी है. Provision: the voting in case of joint shareholder is done in the order of seniority, which is determined on the basis of order in which their names appear in the register of member. Joint holders have a right to instruct the company as to the order in which their names shall appear in the register of member. So joint holders के केस में क्या होता है, जो वोटिंग होती है वो सीनियोरिटी के बेसिस पे डिसाइड होती है. इसमें पहले हम ये लिख सकते हैं द वोटिंग इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर शुड कॉन्कर मतलब सेम ओपिनियन आना चाहिए दोनों का. एंड इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द वोटिंग इज डिसाइडेड इन द ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी. और सीनियोरिटी का मतलब जिस ऑर्डर में आपके नेम रजिस्टर में है, जिसका नाम पहले है वो पर्सन सीनियर माना जाता है. Mr. M and P are joint holders having conflicting views on items of business. M is endorsing resolution while P is against it. So accordingly, in case of Mr. M and P, it is to be seen as to whose name appear first in the register of members. किसका नाम रजिस्टर में पहले आएगा. Then to decide whether the vote is casted in favor or against. ये वोट फेवर में है या अगेंस्ट में है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे. So 3 मार्क का छोटू सा क्वेश्चन. इसी में एक और क्वेश्चन है छोटा सा 2 मार्क का. डिपॉजिट चैप्टर का ओकारा लिमिटेड company having net worth of 110 crores and turnover of 450 crores want to accept deposits from public. Referring to provisions of Companies Act, decide whether the above company can accept deposits from the public. यहाँ पे नेटवर्थ 110 करोड़ है, टर्नओवर 450 करोड़ का है, तो क्या यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सकती है. सो डिपॉजिट के लिए रूल है, अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो या तो आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो या फिर आपका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो. अब क्योंकि यहाँ पे नेटवर्थ का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ऐसा हम अज्यूम करें कि बाकी की चीजें ये फुलफिल करेंगे, उस हिसाब से ओकारा लिमिटेड पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है. छोटू सा क्वेश्चन 2 मार्क का.
As per provisions of Companies Act 2013, a company is eligible to accept deposits from public if it fulfills the following conditions. It shall be a public company, ये public company होनी चाहिए. It shall have a minimum net worth of 100 crores or a minimum turnover of 500 crores. It has obtained prior consent by passing a special resolution in general meeting. In a special resolution pass करना पड़ेगा पहले. And the copy of resolution has been filed with the registrar. Every company other than eligible company can accept deposits from members. अगर आप eligible नहीं हो तो आप सिर्फ member से deposit raise कर सकते हो, public से नहीं. अब यहाँ पे उकारा लिमिटेड का देखते हैं. उकारा लिमिटेड की नेटवर्थ 110 है, टर्नओवर 450 है. और क्योंकि ये लिमिटेड वर्ड लिख रही है तो ऐसा हम मान सकते हैं ये पब्लिक कंपनी है. In the present case, Okara Limited can accept deposits from public since it meets the criteria of net worth. Net worth का criteria यहाँ पे meet हो गया है, तो यहाँ पे पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है. काफी बढ़िया और आसान सा सवाल, 2 मार्क का. नाउ सी क्वेश्चन, 2 मार्क का. The board of director of Cool Private Limited, through a resolution passed in board meeting, granted authorization to Mr. Sharad, the CEO of the company, to appoint 2 employees. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया और मिस्टर शरद सीईओ को पावर दी 2 एम्प्लॉयज अपॉइंट करने की फॉर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट. Subsequently, Mr. Sharad selected Mr. Suresh and Mr. Hemant for the position. शरद ने सुरेश और हेमंत को अपॉइंट किया. After 1 month, Sharad, noticing unsatisfactory performance and lack of honesty in their duties, issued dismissal orders for both employees. यहाँ पे शरद को 1 महीने बाद लगा कि ये दोनों की परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं है ये लोग, तो उनको डिसमिस करने के ऑर्डर दिए, साइटिंग प्रॉपर रीजंस फॉर डिसमिसल. Suresh contested his dismissal in court, arguing that the board had only empowered Sharad for appointment and not for dismissal, hence the dismissal order is invalid. सुरेश को ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा तो वो कोर्ट में गया और कोर्ट में उसने ये बताया कि ये डिसमिसल वैलिड नहीं है क्योंकि शरद को तो सिर्फ अपॉइंट करने की पावर मिली थी, डिसमिस करने का पावर तो मिला ही नहीं था. Assess the validity of Suresh argument under provisions of General Clauses Act. यहाँ पे सुरेश का कंटेस्ट जो है वो गलत साबित होगा क्योंकि जनरल क्लॉज एक्ट बोलता है कि अगर हम आपको अपॉइंट करने की पावर दे रहे हैं तो इट इंक्लूड्स पावर टू सस्पेंड, पावर टू रिमूव, ये पावर्स उसमें इंक्लूडेड रहती है. सो यहाँ पे सुरेश का आर्ग्यूमेंट सही साबित नहीं हो पाएगा एज पर जनरल क्लॉजेस एक्ट. द पावर टू अपॉइंट इंक्लूड्स पावर टू सस्पेंड एंड पावर टू रिमूव. So, according to General Clauses Act, power to appoint include power to suspend or dismiss, whereby any central act or regulation, power to make appointment is conferred. मतलब power अगर दी जा रही है appointment करने की, then unless a different intention appear, the authority having power to make appointment shall also have power to suspend or dismiss any person appointed. So जिसको अपॉइंट करने की पावर है उसको सस्पेंड और डिसमिस करने की भी पावर है, whether by itself or any other authority in exercise of that power. फैक्ट्स ऑफ द केस हमने लिख दिया. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कूल प्राइवेट ने मिस्टर शरद को पावर दी थी टू अपॉइंट 2 एम्प्लॉयज फॉर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट. सब्सिक्वेंटली शरद ने अपॉइंट किया था सुरेश और हेमंत को. However, after 1 month, Sharad noticed unsatisfactory performance. He issued dismissal order for both the employees. Suresh contested his dismissal in the court, arguing that board of director had only given authority for appointment, not for dismissal. Since the power to appoint includes power to suspend or dismiss, hence contention of Suresh is not tenable. यहाँ पे आपको अलग से सस्पेंड करने की पावर देने की जरूरत नहीं होती. अगर आप किसी को कुछ अपॉइंट करने की पावर दे रहे हो तो इट ऑटोमेटिकली इंक्लूड्स पावर टू सस्पेंड और डिसमिस. सुरेश का जो ये कोर्ट में जाना और ऑब्जेक्शन रेज करना है ये वैलिड नहीं है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, Mr. M issued a check of 3 lakh dated 31st December at 10 a.m. to Mr. N as a consideration towards the medical services provided by the latter. M ने एक चेक इशू किया 3 लाख का, 31 दिसंबर की डेट है उस पे, सुबह 10 बजे. N जो है N को कंसिडरेशन देने के लिए टुवर्ड्स मेडिकल सर्विसेज.
एंड प्रेजेंटेड द अबाउट चेक ऑन 31 मार्च। 31 दिसंबर का चेक था जो 31 मार्च को प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग बैंकिंग बिजनेस आवर्स। The check was dishonored, taking the plea that it was not presented within requisite time of 3 months as provided under Section 138 of Negotiable Instrument Act. यहाँ पे चेक डिसओनर कर दिया बैंक ने ये कहते हुए कि चेक 3 मंथ्स में प्रेजेंट नहीं किया। Now, referring to the provisions of General Clauses Act, decide whether the plea for disowning the check was valid. ये जो डिसऑनर ये करेक्ट नहीं है क्योंकि अगर आप 31 दिसंबर से 3 मंथ्स काउंट करोगे तो वो 31 मार्च पे ही आएंगे 3 मंथ्स। और जरूरी नहीं है कि आप लास्ट डे पे प्रेजेंट ना करो, आप लास्ट डे पे भी चेक को प्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपने 31 मार्च तक भी चेक प्रेजेंट किया है और बैंकिंग आवर्स के दौरान किया है तो वी कैन से कि आपने चेक टाइमली प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे बैंक चेक को डिसोनर नहीं कर सकती है। As per provision of General Clauses Act 1897, for computation of time, the provision states that in any legislation or regulation, it shall be sufficient for the purpose of excluding first in a series of day or any other period of time to use the word from, and for the purpose of including last in a series of days or any other period of time to use the word to। मतलब 3 मंथ्स में जो लास्ट डे आएगा उसे हम इंक्लूड करते हैं और जो फर्स्ट डे होता है जैसे 31 दिसंबर का था उसे हम टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक्सक्लूड करते हैं। क्योंकि लास्ट डे इंक्लूडेड होता है तो अगर लास्ट डे को चेक प्रेजेंट किया जा रहा है तो वो वैलिड है। Mr. M issued a check of rupees 3 lakh dated 31st December to Mr. N as a consideration towards medical services and presented check on 31st March during banking hours. Check was dishonored by bank as it was not presented within the requisite time। यहाँ पे properly requisite time में presentment नहीं किया गया था ऐसा बैंक का कहना है। But according to above provision, the plea of the bank to dishonor check is not valid as check was presented on the last day of the series which is valid। Last day पे तो ये check present किया गया तो मतलब ये तो valid होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बैंक का dishonor करने का तरीका है या reason है वो गलत है। ठीक है। Now let's move to the question number 3 my dear friends। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर आया है आपका बोनस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। A bonus share is a distribution of capitalized undivided profit having identity and value capable of being bought and sold। In reference to above line, elaborate the prerequisite for issue of bonus shares as enlisted in Companies Act 2013। बोनस शेयर्स को लेकर जो भी प्रोविजंस है वो सारे आपको लिखने हैं क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है। अब जैसे बोनस के लिए आर्टिकल्स में परमिशन होनी चाहिए, बोनस के लिए आप फ्री रिजर्व्स को यूज करोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हो, शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आपके रीपेमेंट्स में। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप बोनस इशू कर पाओगे। तो ये सारे पॉइंट्स ही हमें लिखने हैं डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन बोनस इशू। As per provision of Companies Act 2013, company may issue bonus shares subject to the following conditions. The Articles of Association of Company must authorize the issue of bonus share। Articles में permission होनी चाहिए bonus issue करने की। Sources क्या है bonus issue के? Undistributed profits that are available for dividend, मतलब free reserves kind of undistributed profits use कर सकते हो आप। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज हो सकता है जब आप शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते हो या कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करते हो तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो सकता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आप यूज कर सकते हो जो आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते वक्त क्रिएट करते हो CRR, तो उसे आप यूज कर सकते हो। The issue of bonus share shall be approved by shareholders in general meeting by passing an ordinary resolution। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और तभी आप बोनस इशू कर पाओगे। बोनस जो है फुल्ली पेड अप शेयर्स इशू करोगे आप। तो बोनस शेयर्स आर इशू टू एग्जिस्टिंग होल्डर्स होल्डिंग फुल्ली पेड अप शेयर्स। इफ द शेयर होल्डर्स होल्डिंग पार्टली पेड अप शेयर्स दे शेल बी मेड फुल्ली पेड अप। पहले उनसे पूरा अमाउंट लेंगे हम फिर उनको बोनस इशू करेंगे। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स और डेट सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए।
and the company has not defaulted in payment of statutory dues of employees such as contribution to provident fund, gratuity, bonus, एम्प्लॉयज को जो पेमेंट करना होता है उससे रिलेटेड भी कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन बोनस where you were supposed to write all the prerequisites. Again, a good question based on the quorum of the meeting. Chapter number 7. QL Limited is a public limited company incorporated in Surat, Gujarat. 1200 members हैं. On 10 December 2023, a general meeting was convened in which 14 members were present in person. 1200 मेंबर है क्यूएल लिमिटेड में. आपको पता होना चाहिए कि कोरम जो होती है वो 3 पार्ट पर डिवाइड है. अगर आपके मेंबर 1000 जितने हैं, 1000 से ज्यादा है, पर 5000 जितने हैं, 5000 से ज्यादा हो. 1000 जितने हैं तो 5 मेंबर्स, 1000 से ज्यादा है और 5000 है तो 15 मेंबर्स, और 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर्स इज द कोरम. ऑन 10 दिसंबर अ जनरल मीटिंग वाज कन्वेन्ड. उसमें 14 मेंबर्स प्रेजेंट थे. क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स 1200 है तो मतलब सेकंड यहाँ पे ये फॉल हो रहा है, तो 15 मेंबर्स हमें चाहिए फॉर कोरम. कोरम के लिए हमें कितने मेंबर्स चाहिए? 15. Mr. Mohan was acting as an authorized representative of two body corporates who are members of QL Limited. जो मोहन है वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव था दो बॉडी कॉर्पोरेट का. Sham, one of the important member, was absent. The chairman, Mr. Rahi, adjourned the meeting. Adjourn means cancel करके को postpone करना. Taking plea of absence of Sham to the same day and place next week. चेयरमैन का ऐसा कहना था कि शाम जो है वो प्रेजेंट नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है, वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट वीक में मीटिंग रखेंगे. The members present at the meeting venue waiting to attend oppose the decision, submitting that majority of them present now shall be unavailable next week. पर चेयरमैन के इस डिसीजन को जनता अपोज कर रही थी कि आप मीटिंग एडजर्न मत करो क्योंकि हम में से मेजोरिटी पर्संस नेक्स्ट वीक अवेलेबल नहीं होंगे. अब आपको पहला सवाल ये पूछा कि क्या रिक्विजिट कोरम प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर केस में. तो कोरम होता है 15 मेंबर, यहाँ पे प्रेजेंट है 14 मेंबर्स. बट इंपॉर्टेंट लाइन टू बी नोटेड इज 14 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट है, जिसमें से एक पर्सन ऐसा है मिस्टर मोहन जो दो बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब मोहन को मुझे दो मेंबर्स की तरह काउंट करना चाहिए, और अगर मैं मोहन को दो मेंबर की तरह काउंट करूंगी तो टोटल 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हो जाएंगे. क्योंकि उन 14 में एक मेंबर कौन है? मोहन. और मोहन की काउंटिंग एक के हिसाब से ही हुई है. प्रेजेंट इन पर्सन मतलब एक एक जितने पर्सन प्रेजेंट है उस हिसाब से काउंटिंग करके 14 हो रहे हैं. बट मोहन को यहाँ पे मुझे दो पर्सन की तरह काउंटिंग करना पड़ेगा. क्यों दो पर्सन के लिए काउंट करना पड़ेगा? क्योंकि वो दो बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. So referring to the provision of Companies Act, elaborate whether the requisite quorum present in case of public limited company. So yes, the quorum is present. 15 members चाहिए होते और 15 members present थे. Whether Mr. Rahi could adjourn the meeting in current scenario. देखो चेयरमैन मीटिंग एडजर्न कर सकता है कब? जब मीटिंग इम्पॉसिबल हो जाए कंडक्ट करना है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए तब एडजर्न कर सकता है. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन प्रेजेंट नहीं है इसलिए चेयरमैन मीटिंग एडजर्न कर रहा है जिसको मेजोरिटी लोग ओपोज कर रहे हैं, तो ये एडजर्नमेंट तो चेयरमैन नहीं कर पाएगा. ठीक है. दिस एडजर्नमेंट इज नॉट अ वैलिड एडजर्नमेंट. लेट अस हैव अ लुक एट द आंसर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोरम के सारे प्रोविजंस लिखने पड़ेंगे अपने आंसर में कि एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, unless the articles of company provided for a larger number in case of a public company, 15 members personally present shall be the quorum if number of member as of date of meeting is more than 1000 but not exceeding 5000. ठीक है. तो ये हमने पहली बात बता दी कि कोरम क्या है. अगर मेंबर 1000 से ज्यादा है बट 5000 से ज्यादा नहीं है तो 15 members personally present creates a quorum. So only members present in person shall be counted. Further, if a company is a member of another company, it may authorize a person by resolution to act as its representative at meeting of the latter company. अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर है तो ये कंपनी जो है अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को ऑथराइज कर सकती है उस कंपनी की मीटिंग अटेंड करने के लिए. Then such a person shall be deemed to be a member present in person and counted for purpose of quorum. Where two or more companies which are members of another company appoint a single person as representative,
Then each such company will be counted as quorum at meeting of latter company. अगर दो कंपनीज एक ही बंदे को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर मीटिंग में भेज रही है तो वहां पे दो कंपनीज की तरह वो काउंट होगा, ना कि एक पर्सन की तरह. Further, a meeting can be adjourned for the want of quorum, and a chairman can adjourn meeting if it is impossible to conduct the meeting. Hence, the power of adjournment shall be exercised duly. So, जो adjournment की power है वो properly यहाँ पे exercise की जानी चाहिए chairman को. Facts of the case. QL Limited is a public company with 1200 members. On 10th December, a general meeting was held in which 14 members were present, and Mr. Mohan was acting as authorized representative of two body corporate who are members of QL Limited. Cham, an important member, was absent, so chairman wanted to adjourn the meeting, taking the plea that Cham is not present. The members opposed to decision, as majority of them shall be unavailable next week. Now, first conclusion is yes, the requisite quorum was present to hold the meeting, as Mr. Mohan shall be counted as two, because he was representing two body corporates in the meeting. Hence, 15 members were present, which is the required quorum for the meeting. Here, no, Mr. Rahi couldn't adjourn the meeting in the current scenario, as there is no valid and proper reason for adjournment. यहाँ पे कोई valid या proper reason है नहीं adjourn करने का. So यहाँ पे जो chairman है वो meeting को adjourn नहीं कर पाएगा, just because Mr. Sham is not present. Okay. Now the next question here is, what are the differences between interpretation and construction in legal context, and how do these two concepts relate to each other as per interpretation of statute? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है. इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या है, लेटर ऑफ लॉ दिखता है, कानून में जो लिखा है उसको एज इट इज ऑर्डिनरी नेचुरल सेंस में समझे. कंस्ट्रक्शन जो है दैट गोज फॉर स्पिरिट ऑफ लॉ, कि हम इंटेंशन को समझे, लॉ मेकर के क्या इंटेंशंस थे उसको हम अच्छे से समझे, स्पिरिट ऑफ लॉ. ठीक है. अगर चीजें क्लियर है तो हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, जहां पे डाउट्स अराइज है तो हम स्पिरिट ऑफ लॉ मतलब वर्ड्स के बियॉन्ड जाकर देखेंगे कि एक्चुअल इंटेंशन क्या है. जनरली तो इन दोनों को सही एक ही वे में समझा जाता है, बट स्टिल कंस्ट्रक्शन इज मोर लाइक गोइंग बिहाइंड द इंटेंशन एंड इंटरप्रिटेशन इज लाइक लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. और अगर वो क्लियर है तो हम इंटरप्रिटेशन ही करेंगे, अगर वो अनक्लियर है या एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहा है तो हम कंस्ट्रक्शन के टुवर्ड्स जाएंगे. Interpretation and construction are distinct approaches used to understand written text. Interpretation relies on subjective analysis, context, and personal understanding, allowing for multiple interpretations. Construction focus, on other hand, focus on objective analysis, language, and established rules to ascertain the precise legal or literal meaning of the text. So यहाँ पे आप objective analysis करते हैं चीजों का, precise legal और literal meaning निकालते हैं कंस्ट्रक्शन में. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरप्रिटेशन रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड ट्रू सेंस ऑफ ए लीगल टेक्स्ट. कंस्ट्रक्शन इज ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन ऑफ लीगल टेक्स्ट दैट लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ लीगल टेक्स्ट, मतलब वर्ड्स के बियॉन्ड जाकर हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो है कंस्ट्रक्शन. इंटरप्रिटेशन टेक्स प्लेस व्हेन वी वांट टू फाइंड द ओरिजिनल मीनिंग, मतलब जो लिटरल मीनिंग निकलता है, नेचुरल मीनिंग निकलता है, वो इंटरप्रिटेशन है. ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस, अगर आप ओरिजिनल मीनिंग के बियॉन्ड जाकर कोई भी और तरह का कंक्लूजन निकालते हैं या इंटरप्रीट करते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन है. Interpretation takes place when the meaning of legal text is clear and unambiguous so that it can be interpreted. जब तक सब कुछ क्लियर है, कोई एम्बिग्यूटी या कंफ्यूजन नहीं है, तो इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं. Construction takes place when meaning of text is unclear, ambiguous and challenged. अगर ambiguity है, confusion है, unclear है, तो हम क्या करते हैं, construction करते हैं. The main function of interpretation is to find out simple and real meaning of legal text. When the use of literal meaning of legal text creates ambiguity, construction helps to find out if the case can be covered under it or not. So इंटरप्रिटेशन में सिंपल और रियल मीनिंग है, और लिटरल कंस्ट्रक्शन के बाद भी अगर एम्बिग्यूटी रहती है तो कंस्ट्रक्शन हमें हेल्प करता है कि क्या एक्चुअल होना चाहिए इस प्रेजेंट सिचुएशन में. इंटरप्रिटेशन एम्बिग्यूटीज हटाता है, कंस्ट्रक्शंस एडिशनल रूल्स क्रिएट करता है ताकि वैगनेस ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे, तो उसके लिए एडिशनल चीजें बताता है कंस्ट्रक्शन.
Interpretation can be regarded as broad form of construction as to how one construed a legal text. Construction is a method of interpretation where words are interpreted vigorously and literally. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे शब्दों को हम वैगरसली लिटरली हर तरीके से समझ के देखते हैं कि एक्चुअल इंटेंशन क्या रहा। जैसे अगर मैं आपका एग्जांपल बताऊं तो ऑडिट का एक चैप्टर है जहाँ पे हम इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर करके डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स पढ़ते हैं, जहाँ पे ये बोला जाता है कि भाई ऑडिटर का इनडेटनेस नहीं होना चाहिए। इनडेटनेस कितना नहीं होना चाहिए? 5 लाख का इन द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, ऑडिटर का, उसके रिलेटिव का, पार्टनर का। अब यहाँ पे अगर इंटरप्रिटेशन निकालू तो भाई ऑडिटर का कंपनी में 5 लाख नहीं होना चाहिए और होल्डिंग में नहीं होना चाहिए, सबकी अलग अलग यहाँ पे लिमिट्स निकल सकती है। बट अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करती हूँ तो क्योंकि मुझे हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस चाहिए, तो मतलब मैं पूरा टोटल करके देखूंगी कि भाई ऑडिटर का इन सारी कंपनीज में मिला के इंडेटनेस 5 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिमिट्स अलग अलग नहीं लगानी। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या कर रहा है? लिटरल मीनिंग निकाल रहा है। कंस्ट्रक्शन उसको सेंस दे रहा है, थोड़ा ज्यादा लॉजिकल चीज बता रहा है। Now, interpretation of a legal text can be done partly, but construction has to be done as a whole. Interpretation is limited by letter of law. Letter मतलब शब्दों पे जाना. Construction is extended by spirit of law. Spirit मतलब भावनाओं और intentions पे जाना. Interpretation does not modify or alter the meaning of law, but construction can extend or narrow the meaning of law. इंटरप्रिटेशन मॉडिफाई नहीं करता है, जो है मीनिंग को एज इट इज रखता है। कंस्ट्रक्शन से मीनिंग एक्सटेंड या नैरो हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। Long Boots Limited, a listed company, is engaged in manufacturing of shoes and related accessories. The business is set on a recovery mode by the induction of new production manager, Mr. A. The board of directors of company has recommended declaration of dividend of 50 lakhs after a gap of 8 years during which profits were inadequate to distribute same. लिस्टेड कंपनी है, शूज रिलेटेड शूज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी रिकवरी मोड पे चल रही है, 8 साल बाद डिविडेंड डिक्लेयर करने का सोच रही है 50 लाख का। The dividend thus proposed is to be met partially out of current year profit of 16 lakhs. Accumulated profits during the past years were 170 lakhs, which is 25% of total share capital of the company. सो यहाँ पे जो डिविडेंड है वो पार्शली जाएगा आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ ₹60 lakhs। मतलब 50 लाख जो है, 50 लाख का इन्होंने डिविडेंड देने का सोचा है, बट 16 लाख ही करंट ईयर का प्रॉफिट है। मतलब यहाँ पे करंट ईयर का प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है। पिछले 8 साल के एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स 170 lakhs के हैं, विच इज 25% ऑफ टोटल कैपिटल। मतलब 170 लाख इज 25%, तो पेड अप कैपिटल कितनी होगी हमें कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे 175 डिवाइड बाय 25%, दैट इज 700 lakhs, not 175, it was 170, 680 lakhs। सो 680 lakhs की टोटल शेयर कैपिटल है। Referring to the provisions of Companies Act, decide whether the condition with regard to declaration of dividend in case of inadequate profit are met. You are requested to support your answer with requisite calculations. So ये provisions रेफर करते हुए आपको ये बताना है कि ये जो डिविडेंड है ये डिक्लेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस रहती है। पहली कंडीशन, पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगी। क्यों अप्लाई नहीं करेगी? क्योंकि लास्ट 8 ईयर्स में आपने डिविडेंड ही नहीं दिया, तो पिछले 3 साल का एवरेज निकालना तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी कंडीशन, आप कितना अमाउंट यूज कर सकते हो रिजर्व में से, तो 680 लाख पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10%, दैट इज द अमाउंट यू कैन यूज। सो 680 प्लस 170, 850 का 10% अमाउंट यूज हो सकता है रिजर्व में से। सो 85 lakhs। फर्स्ट कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। सेकेंड कंडीशन, रिजर्व्स प्लस कैपिटल का 10% अमाउंट आप यूज कर सकते हो, दैट कम्स टू 85 lakhs। ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि रिजर्व में से अमाउंट यूज करने के बाद
आपके पास पेड अप कैपिटल का 15% अमाउंट रिजर्व में बचना चाहिए। तो पेड अप कैपिटल अगर यहाँ पे 680 है का 15% मुझे बचाना है 102, मतलब रिजर्व में से आप कितना यूज कर सकते हो 68। रिजर्व मैं आपको फिर से कैलकुलेशन बताती हूँ व्हाट आई हैव डन। पेड अप कैपिटल 680, उसका 15% दैट इज 102। ठीक है, अब रिजर्व्स है हमारे कितने 170 लाख के, मतलब रिजर्व में से आप 68 लाख यूज कर सकते हो। पेड अप कैपिटल का 15%, दैट कम्स टू 102। ये अमाउंट मुझे रिजर्व में बचाना है, तो रिजर्व मेरे 170 है, 102 बचाने हैं, मतलब मैं यूज कितना कर सकती हूँ 68 लाख का। ठीक है, तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट है उस अमाउंट का आप डिविडेंड दे सकते हो, तो लीस्ट अमाउंट 68 लाख है। और कंपनी यहाँ पे 50 लाख का डिविडेंड प्रपोज करी, तो क्या कंपनी ठीक करी है? तो यस, कंपनी इज करेक्ट, क्योंकि 68 लाख मैक्सिमम लिमिट है, आप 50 लाख ही प्रपोज करे हो, तो ये वैलिड है। तो यहाँ पे हमें अपने आंसर में तीनों कंडीशन लिखनी होगी, कैलकुलेशंस प्रेजेंट करनी होगी। So here is the answer for you. In the given question, the company is intending to declare dividend out of current year profits and past year's profits as per provision of Section 123 of Companies Act 2013, wherein any year there are no adequate profits for declaring dividend. Company may declare dividend out of profits of previous year transferred by it to the free reserve only in accordance with the procedure laid down in Rule 3. अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट से फिर भी आप डिविडेंड देना चाहते हो, तो रूल 3 की कंडीशंस को मीट करते हुए आप डिविडेंड दे सकते हो। Condition 1, rate of dividend shall not exceed the average of rates at which dividend was declared by the company in immediately preceding 3 financial years. Second condition, the total amount to be drawn from accumulated profit shall not exceed 10% of paid up share capital and free reserve appearing in latest audited financial statements. And the third condition is the balance of reserves after withdrawal shall not fall below 15% of paid up capital as appearing in latest audited financial statement. So here Longboots is a listed company in manufacturing of shoes. Business is set on a recovery mode. The board of directors recommended dividend of rupees 50 lakh after a gap of 80 years. The dividend proposed is to be made partially out of current year profits of 16 lakh and from accumulated profits which are 170 lakhs, which are 25% of total share capital. अब यहाँ पे हम calculations करें. The first condition shall not apply if company has not declared any dividend in each of preceding 3 financial year. So first condition shall not be applicable on the company in the question as it has not declared any dividend in the last 8 years. 8 years में कोई dividend नहीं दिया, तो first condition तो apply नहीं करेगी. As per the facts, the accumulated profits are 170 lakhs, which is 25% of paid up capital. So paid up capital की calculation हमने कर ली, 170 divided by 25%, तो 680 lakhs आ गई capital. 680 plus 170, 850, 850 का 10% आप यूज कर सकते हो, that is 85 lakhs आपकी condition number 2. Condition number 3, balance in reserve should be at least 15% of paid up capital. और 15% कितना होता है पेड अप कैपिटल का 102 लाख, 680 का 15% किया है हमने यहाँ पे. Hence the amount that can be withdrawn is 170 lakhs minus 102 is 68 lakhs. अब तीनों conditions में से least हमने उठा दिया. The least of the three is 68 lakhs. So the dividend should be restricted to 68 lakh in the present case. The proposed dividend is 50 lakhs which is valid. यहाँ पे dividend 50 लाख का ही distribute करिए कंपनी, तो ये तो valid है. काफी बढ़िया सवाल from chapter number 8 of dividend. और ये मैं बोलती रहती हूँ बच्चों को, inadequacy of profits की conditions काफी important है. Easy सा question है, calculation इतनी ज्यादा technical नहीं है इस question में. A dispute among the partners of limited liability partnership, the LLP. Jeopardy is the stability of the business. Jeopardy मतलब damage करना, नुकसान पहुंचाना. Out of the two partners, one due to quarrel left the LLP. झगड़े में एक ने LLP छोड़ दी. The other partner alone continued the business of LLP.
You, being an expert in law, is requested to explain provisions governing LLP being operated by a single partner and winding up by tribunal as per provisions of LLP Act. देखो, अगर एलएलपी में पार्टनर्स दो से कम हो जाते हैं और एक अकेला बंदा एलएलपी के बिजनेस को कंटिन्यू करता है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो उसके बाद वो बंदा पर्सनली लायबल हो जाता है फॉर ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ एलएलपी। ठीक है, सो ये है उसका कॉन्सिक्वेंस। ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप कब करता है? जब हम ट्रिब्यूनल से वाइंडिंग अप करवाना चाह रहे हो, या फिर 6 मंथ से ज्यादा तक एक ही पार्टनर ने बिजनेस को कंटिन्यू कर लिया हो, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है। या एलएलपी हमारी इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ कुछ कर रही हो, या फिर एलएलपी ने कॉन्टिन्यूअस 5 सालों तक कोई भी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, या फिर जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी है वो फाइल नहीं किया है, तो एलएलपी ऑर्डर दे सकती है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन एलएलपी फॉर 5 मार्क, काफी आसान सवाल है ये। Every LLP shall have at least two partners. If at any point of time number of partners of LLP is reduced below two, and LLP carries on business for more than 6 months, while the number is so reduced, the person who is the only partner of LLP during the time so carries on business after those 6 months shall be liable personally for obligations of LLP. अगर LLP के पार्टनर दो से कम हो जाते हैं और एलएलपी बिजनेस कर रही है मोर देन 6 मंथ्स के लिए, तो जो पार्टनर इंटेंशनली इस तरह से बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा एलएलपी के ऑब्लिगेशंस के लिए इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। So in the present case, if one partner continues business, then he shall be liable according to above mentioned provisions. Winding up by tribunal, LLP में tribunal winding up कब कर पाएगा? So winding up of LLP by tribunal can be initiated for several reasons. पहला है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जब एलएलपी खुद ट्रिब्यूनल से इस तरह से वाइंड अप करवाना चाह रही है, एलएलपी डिसाइड्स एंड कंसेंट्स टू बी वाइंड अप, तब ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा, दैट इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप। Insufficient number of partner, LLP has fewer than two partners for 6 months and LLP requires at least two partners to operate legally. तो 6 महीने हो गए और दो पार्टनर से भी कम से एलएलपी बिजनेस चला रही है, तो वो गलत है। Inability to pay debts, LLP is financially insolvent and cannot meet its debt obligations, then tribunal can order winding up. Activities against national interest, LLP engages in activities detrimental, means harmful to the sovereignty and integrity of India, the state securities, public order, इनके खिलाफ आप कुछ कर रहे हो, तो LLP winding up का order हो सकता है from the tribunal. Non-compliance with statutory filings. The LLP fails to file the statement of account and solvency or annual return with registrar for 5 consecutive financial years, indicating a lack of operational transparency and regulatory compliance. तो winding up हो सकता है. And last one, just and equitable. मतलब इनके अलावा भी ट्रिब्यूनल को कोई वैलिड ग्राउंड रखता है, तो ट्रिब्यूनल डिटरमाइंस दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल फॉर एलएलपी टू बी वाइंड अप, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है वाइंडिंग अप का। ये पॉइंट्स है जो याद रखने के लिए है। Explain the term generally as specialibus non-derogant in connection with interpretation of statutes. अभी जनरली या स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट लैटिन टर्म है, बट जनरली यहाँ पे दो चीजों की बात की गई, एक जनरल प्रोविजन एक स्पेशल प्रोविजन है। तो जनरली स्पेशल प्रोविजन जो है वो ओवरराइड करता है जनरल प्रोविजन को, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्पेशल प्रोविजन उससे डेरोगेटरी ना हो, उसके एडिशनल में हो, मतलब जनरल प्रोविजन भी आपको फॉलो करना है, स्पेशल भी फॉलो करना है। सो इस तरह का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हम दे सकते हैं फॉर दिस लैटिन टर्म। ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं टेक्निकल सवाल पूछ लिया डायरेक्ट लैटिन टर्म से। So generalia specialibus non-derogant is a Latin term. It is a maxim used for statutory interpretation. Generalia stands from general and specialibus means special. When interpreted, it means that general law do not prevail over special law. ये तो बेसिक चीज है कि जनरल कभी भी स्पेशल लॉ को प्रिवेल नहीं करेगा. The general does not detract from specifics. The general provision must acknowledge to specific provisions of law. It is basic principle of interpretation. ये basic principle है. Where there are provisions in a special act and general act on the same subject which are inconsistent, if special act gives a complete rule on the subject, the expression of rule act as an exception to the subject matter of rule from general act. मतलब अगर प्रोविजन है दो जगह, एक स्पेशल एक्ट में और एक जनरल एक्ट में, सेम बात के ऊपर प्रोविजन है,
जो इनकंसिस्टेंट है मतलब दोनों अलग अलग चीजें बोली जा रही है। तो अगर स्पेशल एक्ट में कोई कंप्लीट रूल दिया जा रहा है उस टॉपिक पे, तो द एक्सप्रेशन ऑफ रूल इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल, मतलब यहाँ पे जो स्पेशल है वो क्या है, जनरल का एक्सेप्शन है, ऐसा हम मानेंगे। ठीक है। सो बेसिकली सिंपली द थिंग इज दैट जनरल प्रोविजंस कभी भी स्पेसिफिक प्रोविजंस को ओवरराइड या डेरोगेट नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोविजंस आर ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी एंड प्रिविलेज। जहाँ पे दोनों चीजें हैं तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि स्पेशल प्रोविजन इज एन एक्सेप्शन ऑफ जनरल प्रोविजन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज स्टॉलवर्थ। Let's move to question number 5 now. Stalwart Limited, a listed company having a paid up share capital of rupees 11 crore with a turnover of rupees 100 crores, had appointed an audit committee which recommended Messrs. ANC and Associates, a firm of chartered accountant having such qualification and experience as is required for appointment as the auditor of company. स्टॉलवर्थ लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 11 करोड़ है, टर्नओवर 100 करोड़ है। उनकी एक ऑडिट कमेटी है। ऑडिट कमेटी ने एएनसी एंड एसोसिएट्स का नाम रेकमेंड किया है टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। देखो एक लिस्टेड कंपनी है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऑडिट कमेटी का पता होना चाहिए कि ऑडिट कमेटी किसे किसे बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनीज को तो कमिटी बनानी है रिगार्डलेस ऑफ देयर टर्नओवर, लोन्स एंड बोर्निंग्स, पेड अप कैपिटल। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या फिर जिसका लोन्स एंड बोरोइंग्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो उनको बनानी पड़ती है ऑडिट कमेटी। अब यहाँ पे हमको लिमिट्स दी हुई है बट दीज लिमिट्स आर इररेलेवेंट फॉर अस, क्योंकि ये भी लिखा है कि ये लिस्टेड कंपनी है। तो लिस्टेड कंपनी है मतलब कमेटी बनाना तो कंपलसरी हो गया। The next annual general meeting was due on 30th September 2023. The board disagreed with the said recommendation of the committee and referred back to it for reconsideration. ऑडिट कमेटी ने मैसर्स एएनसी एसोसिएट्स का नाम रेकमेंड किया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस रेकमेंड से डिसएग्री करते हैं तो उन्होंने कमेटी को बोला आप रिकंसिडर करो अपने रेकमेंडेशन को। द ऑडिट कमेटी वाज एडमेंट, एडमेंट मतलब जिद्दी होना, ऑन अपॉइंटिंग द बाउ फर्म ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब यहाँ पे कमिटी एडमेंट हो गई और वो इसी फर्म को अपॉइंट करना चाह रही थी। तो बेसिकली जो प्रोविजन है वो ये बोलता है कि कमिटी नाम रेकमेंड करती है, बोर्ड को अच्छा लगता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यही नेम शेयर होल्डर्स को रेकमेंड करते हैं। बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कमेटी का रिकमेंडेशन अच्छा नहीं लगता है तो डायरेक्टर उनको रिकंसिडर करने के लिए बोलते हैं। रिकंसिडर करने के बाद भी कमेटी अगर अपना रिकमेंडेशन चेंज नहीं करती और बोर्ड को वो अग्री नहीं होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने खुद का रिकमेंडेशन दे देते हैं मेंबर्स को। सो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू रिजॉल्व द अबाउट डेडलॉक। डेडलॉक मतलब अब क्या किया जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नाम अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब जो ऑडिटर्स के नेम रेकमेंड हुए वो, और यहाँ पे ऑडिट कमिटी रिकंसिडर करने को रेडी नहीं है। What would be your answer if the above situation was that of filling the casual vacancy of auditors? अब यहाँ पे डायरेक्टर्स का जो ये डेडलॉक है वो डायरेक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टर्स अपने खुद के पसंद का नाम रेकमेंड करेंगे मेंबर्स को और कमेटी को रीजन दे देंगे कि क्यों डायरेक्टर्स ने उनका नाम कंसिडर नहीं किया, उनका रिकमेंडेशन कंसिडर नहीं किया। अगर यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी भी होती, कैजुअल वैकेंसी मतलब ऑडिटर का टेन्योर खत्म होने से पहले, जैसे ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया हो या ऑडिटर की डेथ हो जाए, किसी भी रीजन से वैकेंसी क्रिएट हो जाए, तो वो कैजुअल वैकेंसी में भी सेम प्रोसेस रहता है। ऑडिट कमेटी रेकमेंड करती है, डायरेक्टर्स उसको अग्री करके फिर मेंबर्स को रेकमेंड करते हैं। सो बेसिकली देयर इज अ 3 स्टेप प्रोसेस, ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स। जहां जहां ऑडिट कमेटी है वहां कमेटी रेकमेंड करती है और उसी नाम को डायरेक्टर्स मेंबर्स के पास रेकमेंड करते हैं मीटिंग में, फिर वोटिंग होती है। अगर डायरेक्टर्स को नाम अच्छा नहीं लगता तो ये इसको बोलते हैं रिकंसिडर करके हमें नया नाम दीजिए।
अगर कमिटी नेम चेंज नहीं करी है तो डायरेक्टर खुद का रिकमेंडेशन मेंबर्स को भेज सकते हैं. सेम इज द केस विद कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर्स. The steps to be taken by the board of director for appointment of auditor in case there was no requirement of audit committee. अगर ऑडिट कमिटी आपको बनाना एप्लीकेबल नहीं है तो डायरेक्टर्स जो है खुद से ही नाम रेकमेंड करते हैं ऑडिटर्स का मेंबर्स के पास, और मेंबर्स जो है वोटिंग करते हैं, फिर ऑडिटर अपॉइंट होता है. मतलब ऑडिट कमिटी का रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है. डायरेक्टर ही जो है वही रेकमेंड करेंगे और मेंबर्स उस पर वोट करेंगे और ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे. सो दैट इज द एंटायर क्वेश्चन. काफी आसान क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट को लेकर. अब यहाँ पे आपको आपके प्रोविजन में क्या क्या लिखना चाहिए. तो प्रोविजन में ये लिखना चाहिए ऑडिट कमिटी कब अपॉइंट होती है. फर्दर जो प्रोसीजर होता है जब कमिटी रेकमेंड करती है और रेकमेंड करने के बाद अच्छा ना लगे तो क्या होता है, वो पूरा आपको यहाँ पे मेंशन करना है. फिर आप लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस. फैक्ट्स क्या है, तो ये रहे आपके फैक्ट्स. स्टॉलवर्थ लिस्टेड कंपनी है, पेड अप कैपिटल इतना है, टर्नओवर इतना है, और ये फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेम रेकमेंड कर रही है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेकमेंडेशन अच्छा नहीं लगा है बट ऑडिट कमिटी एडमेंट है. देन वी विल बी राइटिंग टू कंक्लूजन्स ऑफ द आंसर. तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हमें प्रेजेंट करना है. सो हियर इट इज. According to Section 177 of Companies Act 2013, all listed companies and public companies having paid up capital of 10 crore or more, turnover of rupees 100 crore or more, or outstanding loans and borrowings in excess of rupees 50 crore should constitute an audit committee. मतलब audit committee का provision हमने लिख दिया यहाँ पे. Where a company is required to constitute the audit committee, the committee shall recommend the name of individual or a firm as auditor to the board for consideration, and in all other cases, the board shall consider and recommend an individual or a firm as auditor to the members in AGM for appointment. जहां जहां कमिटी की अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड होती है, कमिटी रेकमेंड करती है नेम ऑफ इंडिविजुअल और फर्म टू द बोर्ड फॉर कंसिडरेशन, और अगर कमिटी नहीं है तो बोर्ड शेल रेकमेंड एन इंडिविजुअल और फर्म टू द मेंबर्स इन एजीएम फॉर अपॉइंटमेंट. नाउ स्टॉलवर्थ लिस्टेड कंपनी है, पेड अप कैपिटल इतना है, टर्नओवर इतना है. ANC associates were recommended by the committee to be appointed as auditor. However, board disagreed with recommendation. The audit committee was adamant on appointment of ANC associates. Conclusion: to resolve the above deadlock, directors shall refer back the recommendation to the committee for consideration, citing the reasons for disagreement. अब यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टर्स क्या करेंगे, रिकमेंडेशन को रिकंसिडर करने के लिए बोलेंगे कमिटी को, और उनके रीजंस भी बताएंगे कि क्यों उन्हें कमिटी का रिकमेंडेशन ठीक नहीं लगता है. If audit committee decides not to reconsider, board shall record reasons for disagreement and send its own recommendation to members for consideration in AGM. अगर कमेटी यहाँ पे डिसाइड करती है कि भाई हम तो अपना रिकमेंडेशन चेंज नहीं करेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने डिसएग्रीमेंट्स के रीजंस लिख लेंगे और अपने खुद का रिकमेंडेशन मेंबर्स को देंगे फॉर कंसिडरेशन इन एजीएम. In case of casual vacancy, the answer remains same as the provision is applicable to all kinds of appointment and vacancy. In case the audit committee is not required, the director recommends, not directors, we shall be writing the board of directors क्योंकि single director recommend नहीं कर सकता. Board of director recommends the name of the person or the firm to be appointed as auditor to in the company to the members for their consideration in general meeting, और general meeting में voting होगी और members appoint करेंगे. So काफी आसान है ये. Okay. That was a question for your appointment of auditor, a direct question it was. Now the next question is, explain the protection available for whistleblower in context of Limited Liability Partnership Act 2008. Whistleblower का मतलब होता है कोई पर्सन जो एलएलपी में हो रहे गलत चीजों को सामने लाता है, कोर्ट के सामने या फिर किसी भी लीगल अथॉरिटी के सामने कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे कोई केस सॉल्व हो जाए, कोई गुनाह साबित हो जाए, कोई फ्रॉड सामने आए, तो वो होता है विसल ब्लोइंग. और जो भी पर्सन विसल ब्लोइंग करता है
उसकी पेनल्टीज या तो रिड्यूस हो जाती है या फिर वेव कर दी जाती है। सो एनी पर्सन, चाहे वो एम्प्लॉय हो, पार्टनर हो, जो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जिससे किसी का गुनाह साबित हो जाए या फिर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो, तो उस पर्सन के अगेंस्ट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको सस्पेंड नहीं किया जाए, उसको डिमोट नहीं किया जाए। तो ये प्रोटेक्शंस अवेलेबल है विसल ब्लोअर्स के लिए। As per Section 31 of LLP Act 2008, the court or tribunal may reduce or waive any penalty leviable against any partner or employee of a limited liability partnership if it is satisfied that such partner or employee of limited liability partnership has provided useful information during investigation of such limited liability partnership. कोर्ट और ट्रिब्यूनल क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या वेव कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब कम करना, वेव मतलब बिल्कुल फॉरगिव कर देना, कंप्लीटली 100% माफ कर देना एनी पेनल्टी लेविएबल अगेंस्ट एनी पार्टनर या फिर एम्प्लॉय, अगर उस पार्टनर या एम्प्लॉय ने क्या प्रोवाइड किया हो, यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, or when any information given by any partner or employee, whether or not during investigation, leads to limited liability partnership or any partner or employee of such limited liability partnership being convicted under this act or any other act, या फिर उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन से क्या हो रहा है, एलएलपी या फिर एलएलपी के किसी पार्टनर या एम्प्लॉय का गुनाह साबित हो रहा है, कन्विक्टेड मतलब प्रूव्ड ऑफेंस साबित हो रहा है, तो यहाँ पे भी उस पर्टिकुलर पर्सन की जो है पेनल्टी रिड्यूस या वेव की जा सकती है, जो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे किसी की गुनाह साबित हो रहा है या किसी का भी ऑफेंस प्रूव हो रहा है। No partner or employee of any limited liability partnership may be discharged, demoted, promotion होता है और एक होता है डिमोशन, मतलब आपको आपकी पोस्ट से डिग्रेड कर देना, सस्पेंशन करना, थ्रेट करना मतलब धमकाना, हैरेस करना, इन एनी अदर मैनर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ हिज limited liability partnership or employment merely because of his providing information or causing information to be provided। जो भी पर्सन इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है कोर्ट या ट्रिब्यूनल के सामने, उस शख्स के अगेंस्ट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन शेल बी हेल्ड, ना ही उसे डिस्चार्ज मतलब निकाल देना काम से, सस्पेंड कर देना, डिमोट कर देना, धमकाना, हैरेस करना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वी हैव वन मोर क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। एलएलपी से वैसे काफी डायरेक्ट सवाल पूछे गए इस अटेम्प्ट में। Describe the consequence of making a false statement in any return statement or other document under Section 37 of Limited Liability Partnership Act 2008। फॉल्स स्टेटमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर आप किसी भी एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी में गलत फाइनेंशियल चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस है। तो उसके लिए आपको 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का फाइन लग सकता है। दैट इज द पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन। According to Section 37 of LLP Act 2008, if in any return statement or other document required by or for purposes of any provisions of this Act, any person makes a statement which is false in any material particular knowing it to be false, मतलब आपको पता है कि काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और यू आर नोइंग इट इज फॉल्स। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, नोइंग इट टू बी फॉल्स मतलब जानबूझकर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और विच ओमिट्स एनी मटेरियल फैक्ट नोइंग इट टू बी मटेरियल, या फिर ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे ओमिट कर रहे हो मतलब स्किप कर रहे हो। He shall, save as otherwise expressly provided in this act, be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years। यहाँ पे आपको imprisonment मतलब जेल हो सकती है 2 साल तक की, and shall also be liable to fine which may extend to 5 lakh rupees which shall not be less than 1 lakh। 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का फाइन हो सकता है, एंड आपको अप टू 2 years तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ओके,
One direct question of 4 marks from GCA General Clauses Act state the provisions of General Clauses Act 1897 relating to gender and number. अभी जेंडर एंड नंबर वाला प्रोविजन ये बोलता है कि जहां जहां मेस्कुलाइन वर्ड्स यूज किए गए हैं, इट मीन्स दैट इट इंक्लूड्स द फेमिनाइन जेंडर ऑल्सो। और जहां जहां सिंगुलर का यूज हो रहा है, वर्ड्स इम्पोर्टिंग सिंगुलर नाउन, सो वहां वहां हम ऐसा मानेंगे इसमें प्लूरल भी इंक्लूड होता है। दैट इज द प्रोविजन रिलेटिंग टू जेंडर एंड नंबर। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जेंडर में ऐसा वर्ड यूज किया जाए जो यूजुअली यूज नहीं किया जाता, जैसे काउ एंड बुलॉक। काउ में काउ वर्ड इज जनरल, बुलॉक इज समथिंग स्पेसिफिक। तो अगर बुलॉक यूज किया जा रहा है तो इट इज स्पेसिफिकली फॉर बुल्स, नॉट फॉर काउस। सो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी रहेंगे जेंडर एंड नंबर के। काफी आसान सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, words imposing the masculine gender include females, and the second provides that words in the singular include the plural and vice versa. So जो words masculine gender import करते हैं वो words feminine gender भी include करते हैं, जो words singular होते हैं उसमें plural भी included होता है, and vice versa. For example, if in any provision it is written that he shall be liable for punishment under section 447 of Companies Act, जो fraud की punishment है, it implies that the provision extend to feminine gender also. So ये जो section 447 की punishment है ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है, फीमेल्स के लिए भी है। If in any provision it is mentioned that a person cannot be a whole-time key manager or personnel in more than one company except its subsidiary. कंपनीज एक्ट का प्रोविजन बोलता है कि आप एक टाइम पे एक ही कंपनी के होल टाइम की मैनेजर और पर्सनल हो सकते हो, और किसी कंपनी में नहीं एक्सेप्ट इट सब्सिडरी में हो सकते हो। अब यहाँ पे सिर्फ सब्सिडरी लिखा है सिंगुलर, हियर सब्सिडरी इंक्लूड्स मोर देन वन सब्सिडरीज, मतलब यहाँ पे आपकी प्लूरल सब्सिडरीज, एक से ज्यादा सब्सिडरीज है तो वो भी इंक्लूडेड है। However, when a word connoting common gender is available but the word used conveys a specific gender, जैसे एक कॉमन जेंडर वाला वर्ड अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको काउ वाला एग्जांपल दिया, पर आपने जो वर्ड यूज किया है दैट वाज बुल, देयर इज ए प्रिजम्पशन दैट प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट डू नॉट अप्लाई। तो वहां पे बुल्स में यहाँ पे जीसी अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि आप स्पेसिफिक जेंडर को यूज कर रहे हो। सो एग्जाम्पल, बुलॉक कुड नॉट बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड काउस, क्योंकि कॉमन जेंडर था आपका काउ, पर यहाँ पे आपने बुल्स यूज किया है तो ऑब्वियसली बुल्स में फिर काउ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, question number 6, the last question of the paper. LKJ is a company having paid up capital of rupees 12.50 crores with total number of members being 3500 members हैं, एक public company है ये। The board of directors have called a general meeting to be conducted on 6th May 2023 at 2 p.m. On the date of meeting, the required quorum was not present within half an hour, and hence it was adjourned to the next week on 13th May on same day at same venue. जिस दिन मीटिंग थी 6 मई को, उस दिन कोरम प्रेजेंट नहीं थी मीटिंग में, हाफ एन आवर में, तो ये मीटिंग एडजर्न हो गई नेक्स्ट वीक में ऑन 13th में सेम डे सेम वेन्यू। In reference to above scenario, in light of relevant provisions of Companies Act 2013, elucidate upon the following queries। यहाँ पे आप देखिए कि 5 मार्क का कोरम का क्वेश्चन पहले भी था और अभी ये फिर से 5 मार्क का एक सवाल यहाँ पे अराइज हो गया है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक पब्लिक कंपनी है तो कोरम को हमें 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा, मतलब कोरम समझना है तो वी शुड बी नोइंग दिस। पब्लिक कंपनी में अगर 1000 जितने मेंबर है तो 5 मेंबर्स इज द कोरम, 1000 से ज्यादा है बट 5000 तक है तो 15 मेंबर्स, और 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर्स। और हाँ, अगर आपके आर्टिकल्स में कोई और हायर नंबर लिखा है तो दैट हायर नंबर इज द कोरम। कोरम मतलब मिनिमम मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। What will be the fate of the meeting in case two members in person were present at adjourned meeting held on 13th May? अगर ये मीटिंग 13th मई को हो रही है और उस एडजर्न मीटिंग में सिर्फ 2 ही लोग आते हैं, तो देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आप कोरम प्रेजेंट ना होने के कारण मीटिंग को एडजर्न करते हो, कोरम प्रेजेंट नहीं थी 6 मई को, इसलिए 13 मई को मीटिंग एडजर्न हुई, 13 मई तक। फिर 13 मई को भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है
तो लॉ ऐसा बोलता है कि जो मेंबर्स प्रेजेंट है उन्हीं को आप कोरम मान लो, मतलब उन 2 मेंबर्स को ही हम कोरम मान लेंगे एडजर्न मीटिंग के लिए। In case on 6th May 2023, a total of 16 members were present, but the chairman, owing to the unruly behavior of some members during the meeting, had adjourned the same to 13th May. And at the adjourned meeting, only 3 members in person are present. What will be the fate of such adjourned meeting? 6th May को 16 मेंबर्स प्रेजेंट थे, मतलब कोरम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, क्योंकि हमें तो कोरम के लिए कितना चाहिए, 15 मेंबर, 3500 है, तो 3500 इस वाले फ्रीक्वेंसी में फॉल करते हैं 1001 से 5000 तक। सो अगर 3500 मेंबर है मतलब 15 मेंबर चाहिए। अब ये बोल रहे 16 मेंबर प्रेजेंट थे, बट चेयरमैन ने कुछ मेंबर्स के खराब बिहेवियर के कारण मीटिंग को एडजर्न कर दिया, और उस एडजर्न मीटिंग में अगर 3 ही लोग आते हैं तो क्या यहाँ पे मीटिंग हो सकती है? द आंसर वुड बी नो। ये जो मैंने आपको बोला था कि जो मेंबर प्रेजेंट है उन्हीं को कोरम मान लो, ये कब होता है? अगर आपकी मीटिंग कोरम ना होने के कारण एडजर्न हुई हो। बट यहाँ पे मीटिंग एडजर्न होने का रीजन कुछ और था, अनरूली बिहेवियर ऑफ सम मेंबर्स। यहाँ पे कोरम के कारण मीटिंग एडजर्न नहीं हुई, कुछ लोगों का बिहेवियर खराब था इसलिए मीटिंग एडजर्न हुई है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोरम होगी तो ही मीटिंग होगी, नहीं तो मीटिंग वापस एडजर्न हो जाएगी। In case where the meeting was called by requisitionist under section 100 of the act, and at such meeting quorum was not present, what will be the fate of such meeting? अगर ये मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट ने कॉल की हो, मतलब मेंबर्स खुद मीटिंग रखवा रहे हैं, और उस मीटिंग में अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होती है तो वो मीटिंग कैंसिल होती है, वो मीटिंग एडजर्न नहीं होती है, क्योंकि आप खुद मीटिंग रखवा रहे हो और आप खुद ही मीटिंग में नहीं आ रहे हो, तो दैट मीटिंग इज कैंसल्ड, दैट मीटिंग इज नॉट एडजर्न। काफी बढ़िया इजी सा सवाल बेस्ड ऑन कोरम। So let us have a look at the answer here. As per provisions of Companies Act 2013, unless the articles of company provide for a larger number in case of a public company, 15 members personally present shall be the quorum if number of members as of the date of meeting is more than 1000 but not exceeding 5000. Okay. अगर आपके मेंबर्स 1000 से ज्यादा है बट 5000 से ज्यादा नहीं है, तो quorum would be 15 members personally present unless the articles provide for a larger number. बोला मैंने आपको कि अगर आर्टिकल्स में हायर नंबर लिखा हो, जैसे एक्ट बोल रहा है 15 लोग होने चाहिए, पर आर्टिकल्स में आपने 20 मेंबर्स लिखा है, तो 20 विल बी द कोरम, हायर नंबर है तो। The quorum shall be present within half an hour from the decided time of commencement of meeting. If quorum is not present within half an hour of the meeting stands adjourned to the next week, same day, same time, same place, or any day, time, place as the board may decide. Quorum जो है 30 मिनट्स में प्रेजेंट होनी चाहिए, हाफ एन आवर में। अगर quorum हाफ एन आवर में प्रेजेंट नहीं होती है तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है नेक्स्ट वीक के लिए, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। ओके। If in adjourn meeting also the quorum is not present, meeting adjourn है but quorum present नहीं है वहां पे, then the members present shall be the deemed as quorum for the purpose of that meeting. तो फिर जो मेंबर्स प्रेजेंट है उन्हीं को हम कोरम मान लेंगे, जैसा कि हमारा फर्स्ट पार्ट था कि एडजर्न मीटिंग में भी 2 ही मेंबर आए तो 2 को ही हम कोरम मान के काम कर लेंगे। Facts of the case. LKJ Limited is a company with paid up capital of 12.50 crores and total members are 3500. Total members कितने हैं? 3500 है। Board of Directors conducted a meeting on 6th May where quorum was not present within half an hour and meeting was adjourned to the next week on 13th May on same day, same venue. फर्स्ट चीज हमें पूछा कि 2 ही मेंबर प्रेजेंट है। If 2 members are present in adjourned meeting, they shall be considered as quorum for the purpose of meeting and meeting can be conducted. 2 members present है क्योंकि मीटिंग एडजर्न हुई थी और एडजर्नमेंट का रीजन क्या था? कोरम। तो उस पर्टिकुलर एडजर्न मीटिंग में अगर 2 ही लोग प्रेजेंट है तो उनको तो हम कोरम मान लेंगे। In case meeting was adjourned on any ground other than for requirement of quorum in such meeting, if quorum is not present, meeting cannot be conducted. अगर मीटिंग एडजर्न होती है किसी और रीजन के कारण, कोरम नहीं किसी और रीजन के कारण, तो उस मीटिंग में अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम मीटिंग नहीं कर पाएंगे।
So in case chairman had adjourned meeting due to unruly behavior of some members, and in adjourned meeting if only 3 members are present, meeting can't be held because of lack of quorum and meeting shall be adjourned. और यहाँ पे meeting क्या होनी चाहिए? Adjourn होनी चाहिए. Where the meeting is called by requisitionist under section 100 of the act, then such meetings stand cancelled in case quorum is not present within half an hour. It is never adjourned. ऐसी मीटिंग हमेशा कैंसिल होती है. रिक्विजिशनिस्ट वाली वो कभी भी एडजर्न नहीं होती है. ठीक है. सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6A था. और 6A का एक और पार्ट है. मतलब यहाँ पे आपके पास चॉइस है. आप एक क्वेश्चन में चाहे तो ये वाला करो कोरम वाला, या फिर ये वाला करो. The income tax authority statutory body has gathered some information and is of view that there has been manipulation of accounts of FGH Limited reflecting incorrect financial position of company. The statutory body intends to get the accounts reopened to reflect correct financial position. इनकम टैक्स ऑथोरिटी ने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है और उन्हें लगता है कि एफजीएच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशंस हुए हैं और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकरेक्ट है, ट्रू एंड फेयर नहीं है. तो इनकम टैक्स ऑथोरिटी उन बुक्स को रीओपन करवाना चाहती है टू रेक्टिफाई द करेक्ट पोजीशन ऑफ द कंपनी. आपको ये पूछा जा रहा है द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस गवर्निंग द इश्यू ऑफ रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय इनकम टैक्स ऑथोरिटी. देखो, जब भी किसी ऑथोरिटी को ऐसा लगेगा, किसको ऑथोरिटी को, किस किस को ऐसा लग सकता है, पहले आपको प्रोविजन पूरा पता होना चाहिए. सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, सेबी, एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी या फिर एनी पर्सन. किसी को भी लगता है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉडुलेंट है या कंपनी में मिसमैनेजमेंट रहा था जिससे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिलाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लोग कोर्ट या ट्रिब्यूनल को अप्लाई करते हैं. कोर्ट और ट्रिब्यूनल क्या देखता है? कोर्ट जैसे अगर यहाँ पे इनकम टैक्स ने अप्लाई किया है तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल नोटिस भेजेंगे बाकी सब लोगों को कि भाई इस कंपनी के अगेंस्ट ऐसा एक एप्लीकेशन आया है आईटी वालों के थ्रू, तो आपको अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देना है तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन हमको भेज सकते हैं. वो रिप्रेजेंटेशन आ जाए और अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉडुलेंटली प्रिपेयर किए गए या फिर कंपनी में मिसमैनेजमेंट रहा था जिससे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो सकता है? उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये ऑर्डर दे सकते हैं कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन करो, रिवाइज करो, और जो ये रिवीजन होगा ये फुल एंड फाइनल होगा. यहाँ पे पिछले 8 इयर्स तक के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज हो सकते हैं. फिर हमको पूछा जा रहा है द वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट. वॉलेंट्री रिवीजन मतलब फर्स्ट वाला तो कंपलसरी रिवीजन ताकि कोई और अप्लाई कर रहा है और आपको रिवाइज करना पड़ रहा है. वॉलेंट्री रिवीजन में क्या होता है? आप खुद से रिवाइज करना चाह रहे हो, बट क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली नहीं बने थे. आप पिछले 3 साल के रिवाइज करवा सकते हो. आप यहाँ पे अप्लाई करोगे. एप्लीकेशन के साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपके ऑडिटर्स की, डायरेक्टर्स की, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे. ट्रिब्यूनल और कोर्ट जो है वो रिकमेंडेशंस मांगेंगे इनकम टैक्स से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और रिकमेंडेशन आने के बाद ट्रिब्यूनल और ये जो भी है आपका कोर्ट है वो आपको रिवाइज करने का ऑर्डर देगा. फॉर हाउ मेनी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर डायरेक्टर्स रिवीजन कराते हैं तो वो पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करवा सकते हैं. वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है टू आंसर, तो अगर ऐसी चॉइस मिले तो आपको वो क्वेश्चन करना. अगर आपको दोनों आते हैं तो यू शुड गो फॉर द क्वेश्चन जो आपके लिए लेंदी कम हो. सो द इनकम टैक्स ऑथोरिटी ने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की थी और उनको ऐसा लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनिपुलेटेड है एफजीएच लिमिटेड के, विच इज रिफ्लेक्टिंग इनकरेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन. The statutory body intends to get the account reopened to reflect the correct financial position. Now, according to Section 130 of Companies Act 2013, a company shall not reopen its books of account and not recast its financial statement unless an application in this regard is made by central government, income tax authority, security exchange board, other regulatory body or any person concerned. मतलब मैंने आपको बताया ये 5 लोग अप्लाई कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगेंस्ट.
or any person concerned, an order is made by a court of competent jurisdiction or tribunal to the effect that. So यहाँ पे आप ये लोग किसको अप्लाई करेंगे, कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल को लगता है कि द रेलेवेंट अर्लियर अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड इन फ्रॉडुलेंट मैनर or affairs of company were mismanaged during that period, casting a doubt on reliability of financial statement. या तो इतना ज्यादा मिसमैनेजमेंट था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है, और जो पुराने अकाउंट्स है वो फ्रॉडुलेंटली प्रिपेयर किए गए हैं. Provided that the court or tribunal, as the case may be, shall give notice to central government, income tax, SEBI, other statutory body, authority concerned, any person concerned, and take into consideration the representation, if any, made by central government, authorities, SEBI, body, or authority concerned, any person concerned before passing order under this section. मतलब सबसे पहले कोर्ट और ट्रिब्यूनल बाकी सब लोगों को इन्फॉर्म करेगा, उनके रिप्रेजेंटेशन मांगेगा, उसके बाद अपना फाइनल ऑर्डर देगा. Without prejudice to the provisions contained in this act, the account so revised or recast under subsection 1 shall be final. ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है तो उसके बाद आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवाइज करते हो वो फुल एंड फाइनल होते हैं. No order shall be made under subsection 1 in respect of reopening of books of accounts relating to a period earlier than 8 financial year immediately preceding the current financial year. पिछले 8 साल तक का ही रिवीजन हो सकता है, उससे ज्यादा का रिवीजन अलाउड नहीं है. Provided that where a direction has been issued by central government under proviso to subsection 5 of section 128 for keeping books of accounts for a period longer than 8 years, the books of accounts may be ordered to be reopened within the longer period. So यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करने का ऑर्डर 8 ईयर से ज्यादा के लिए दिया हो, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो 8 ईयर्स के बाद भी रीओपन हो सकते हैं. ठीक है. So that is the simple provision relating to the books of accounts reopening by income tax, SEBI, central government, इनके थ्रू reopening हो रही है. अब डायरेक्टर्स जहां पे खुद से reopening करवाने जा रहे हैं. If it appears to the directors that the financial statement of company or the report of board do not comply with provisions of section 129 or section 134, they may prepare revised financial statement or a revised report in respect of any of 3 preceding financial year after obtaining approval of tribunal on an application made by the company in such form and manner as may be prescribed, and a copy of order passed by tribunal shall be filed with registrar. अगर डायरेक्टर्स को लगता है कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 190 या 129 के हिसाब से नहीं है, या फिर उनकी बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134 के हिसाब से नहीं है, तो उनको लगता है उनसे गलती हुई है, तो वो पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करवा सकते हैं, पर उनको अप्लाई करना पड़ेगा किसको, ट्रिब्यूनल को. ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा फिर ही वो रिवाइज कर पाएंगे. Provided that tribunal shall give notice to the central government and income tax authorities and take into consideration the representations, if any, made by government or income tax authority before passing order. ट्रिब्यूनल के पास जैसे ये एप्लीकेशन आएगी, ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई आप लोगों का क्या मानना है, आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो आप दे सकते हैं. उनका रिकमेंडेशन आ जाएगा, उसके बाद ही ट्रिब्यूनल अपना ऑर्डर पास करेगा. Provided further that such revised financial statements shall not be prepared or filed more than once in a financial year. आप ऐसे रिवीजन एक ही बार करवा सकते हो. जैसे आप 2020 या 2021 का रिवीजन करवा रहे हो, तो एक बार रिवीजन करवा दिया तो दैट्स इट, once in a financial year. Provided also that the detailed reason for revision of financial statement or report shall be included in board's report in the relevant financial year in which revision is made. जिस ईयर में आप रिवीजन कराते हो तो उस ईयर की बोर्ड रिपोर्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि आपने पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करवाया है, एंड रीजंस आल्सो. Where the copies of previous financial statement or reports have been sent out to the members or delivered to registrar or laid before company in general meeting. अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी मेंबर्स को मिल चुके हैं, रजिस्ट्रार को आपने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप अपना रिवीजन शैल बी कन्फाइंड, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप रिवीजन सिर्फ उतना ही करोगे जिससे करेक्शन हो पाए इन रेस्पेक्ट ऑफ विच previous financial statement or report do not comply with provision of section 129 और 134. सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूँ तो अगर ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुके हैं तो आप सिर्फ अपनी गलतियां सुधार सकते हो, कोई नई चीज ऐड नहीं कर सकते हो.
जो भी गलतियां हुई है सेक्शन 129 या 134 को ना फॉलो करने की, सिर्फ वो गलतियां रेक्टिफाई हो सकती है, नथिंग एल्स। एंड उसके कॉन्सिक्वेंशियल ऑल्ट्रेशन आप कर सकते हो, उससे ज्यादा आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिवीजन करवाते हैं तो वो प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स के करवा सकते हैं, उससे ज्यादा का रिवीजन अलाउड नहीं है। ठीक है, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन हियर। Who will sign the audit report in case of proprietorship concern or firm of auditors, and how the qualification in audit report will be dealt with by auditor at annual general meeting of the company as per provisions of Companies Act। अगर प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म है तो उस सिचुएशन में ऑडिट रिपोर्ट को वही पार्टनर साइन करते हैं जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस हो। सो फर्म के वही पार्टनर्स फर्म के बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। और अगर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कोई क्वालिफाइड ओपिनियन या रिमार्क दिया है तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने रीड आउट करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। सो हियर इज द आंसर। The person appointed as auditor of company shall sign the auditor's report or sign certify any other document in accordance with provision of subsection 2 of section 141. In case of firm including LLP, only the partners who are chartered accountants shall be authorized to act on behalf of firm, and the qualifications, observations, comments on financial transactions or matters which have adverse effect on functioning of company mentioned in auditor's report shall be read before the company in general meeting and shall be open to inspection by any member। जो भी ऑडिटर के क्वालिफाइड रिमार्क्स है, ऑब्जर्वेशंस है, वो जनरल मीटिंग में रीड आउट होने चाहिए एंड इट शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। Explain the provisions relating to experts' consent included in prospectus to be issued in India by companies incorporated outside India as per provisions of Companies Act। एक्सपर्ट की कंसेंट को लेकर बात हो रही कि प्रोस्पेक्टस में वैसे एक्सपर्ट का कंसेंट, एक्सपर्ट का जो स्टेटमेंट है वो तभी आ सकता है जब एक्सपर्ट ने कंसेंट दी हो, वो कंसेंट को विड्रॉ ना किया हो, और ये स्टेटमेंट आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए दैट द एक्सपर्ट हैज गिवन द कंसेंट। एक्सपर्ट की कंसेंट से ये प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है। तो सिंपल सा प्रोविजन 2 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 11 कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। No person shall issue, circulate, or distribute in India any prospectus offering for subscription in securities of company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not been established or when formed will or will not establish a place of business in India। अब यहाँ पे फॉरेन कंपनीज की बात हो रही है जो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, होने वाली है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, नहीं है, होगा, नहीं होगा। तो अगर वो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं तो वो तब तक इशू नहीं होना चाहिए इफ वेयर द प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट purporting to be made by an expert he has not given or has before delivery for of prospectus for registration withdrawn his written consent to the issue of prospectus with the statement included in the form and context in which it is included। अगर एक्सपर्ट ने कंसेंट ना दी हो पर विड्रॉ कर लियो तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होना चाहिए, and there does not appear in the prospectus a statement that he has given or and has not withdrawn his consent। और prospectus में अगर ये statement ना लिखा हो कि भाई एक्सपर्ट ने कंसेंट दी है और विड्रॉ नहीं की, मतलब सब होना चाहिए, उसने कंसेंट दी हो, उस कंसेंट को विड्रॉ ना किया हो, एज वेल एज आपके प्रोस्पेक्टस में एक स्टेटमेंट होना चाहिए कि उसने कंसेंट देकर विड्रॉ नहीं की है। ये सब होगा तभी आप एक्सपर्ट का स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में ऐड कर सकते हो। If the prospectus doesn't have effect where application is made in pursuance thereof of rendering all person concerned bound by all the provisions of section 33 and 40 as far as applicable। मतलब अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो पर इशू करने वालों के ऊपर कोई अगर बर्डन नहीं आ रहा कि भाई वो किसी भी सेक्शन में लायबल नहीं होंगे, सेक्शन 33 और 40, ऐसा अगर आप कुछ करते हो तो वो भी गलत है। मतलब आप प्रोस्पेक्टस में किसी की लाइबिलिटी इस तरह से वेव करके प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकते हो। These persons who are issuing prospectus shall be bound by provisions of section 33 and 40।
Explain the rules relating to remittance made by person other than individuals requiring approval of RBI as provided in Schedule 3 to Foreign Exchange Management Current Account Transactions Rules 2000 issued under Foreign Exchange Management Act 1999 in respect of the following. Commission to agents abroad for sale of residential flats or commercial plots. कमीशन आप कितना दे सकते हैं? तो $25,000 or 5% of inward remittance, whichever is more. कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए 1 crore फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप 10 lakhs जितना दे सकते हो. By way of reimbursement of pre-incorporation expenses, 5% of investment or 1 lakh $, whichever is more. तो ये लिमिट से जो याद रखनी पड़ेगी आपको, 3 ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिए हुए हैं. पहला है फॉरेन में अगर आप एजेंट्स के थ्रू कुछ बिकवा रहे हैं, मतलब अपने इंडिया के प्लॉट्स फॉरेनर्स को बेच रहे हैं, तो वहां पे कमीशन कितना पे कर सकते हो अब्रोड जो एजेंट्स हैं उनको? $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज लेस. थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लॉट बिका है 10 lakhs का, 10 lakhs $. ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इनवर्ड रेमिटेंस, क्योंकि ये पैसा आपको मिलेगा. इसका 5% मतलब $50,000 और $25,000 विच एवर इज मोर. मतलब आप कमीशन कितना दे सकते हो? $50,000 तक का, उससे ज्यादा नहीं. उससे ज्यादा दोगे तो आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी. फिर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए $1 crore पर प्रोजेक्ट फॉर कंसल्टेंसी सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट and $10 lakh per project for other than consultancy services procured from outside India. For other consultancy services, not other than, for other consultancy services procured from outside India. फिर remittance up to 5% of investment brought in India or $1 lakh whichever is less by an entity in India by way of reimbursement of pre-incorporation expenses. मतलब आप इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं उसका 5% और $1 lakh विच एवर इज लेस. मैंने शायद मोर बोल दिया था फ्लो में, इट इज विच एवर इज लेस. और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को रिइम्बर्स कर रहे हो. तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या देखना है? इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है. इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया 5%, उसका 5% और $1 lakh विच एवर इज लेस. तो उतना आप खर्चा कर सकते हो फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस. ओके, so that's it. Here we are done solving the May 2024 paper, which was very direct paper. I would say काफी सारे सवाल डायरेक्ट थे. जैसे अगर मैं आपके लिए नोट डाउन करूं, इतने सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे इस बार के पेपर में. फेमा डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. इनकम टैक्स वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था. जेंडर एंड नंबर डायरेक्ट. फॉल्स स्टेटमेंट की पेनल्टी, विसल ब्लोअर वाला डायरेक्ट. जनरल या स्पेशलिबस, हियर आल्सो थोड़ा सा डिटेल है बट स्टिल अ डायरेक्ट क्वेश्चन इट वाज. Difference between interpretation and construction. Bonus share is a direct question. Private placement का direct question. So अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप कर दे तो आई फील सो मेनी डायरेक्ट क्वेश्चंस वर देयर. क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायरेक्ट क्वेश्चंस वर देयर इन द एग्जाम्स. जहाँ पे कुछ भी टेक्निकल या ट्रिकी नहीं किया गया, डायरेक्टली आपको सवाल पूछ लिया कि भाई रिवीजन करना है तो क्या प्रोविजंस हैं, साइन कौन करेगा रिपोर्ट को, जेंडर एंड नंबर का प्रोविजन क्या है. तो काफी इजी पेपर हम बोल सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी केस फॉर द एवरी अटेम्प्ट. सो डू योर बेस्ट. बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिए. आप एक बार अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट कर लो तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं.